ओके बच्चा पार्टी, ये इसके पहले वाले क्लास में हमने यहाँ पे देखा था पीपल एज ए रिसोर्स में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंप्लाइज एडिशन टू द, तो ह्यूमन कैपिटल कभी भाई साहब कैपिटल होता है, इंप्लाइज एडिशन टू द स्किल्स नॉलेज एंड कैपेसिटी ऑफ द इंडिविजुअल। तो यहाँ पे स्किल बढ़ता है, नॉलेज बढ़ता है और कैपेसिटी बढ़ता है। जब हम बेसिकली ह्यूमंस को ट्रेन करते हैं, उनको क्या प्रोवाइड करते हैं, वी प्रोवाइड देम विद स्किल्स, ठीक है, उनको स्किल सेट प्रोवाइड करते हैं, उनको नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, कैपेसिटी उनकी इंक्रीज करते हैं सो दैट दे कुड कंट्रीब्यूट मोर एफिशिएंटली टू द प्रोडक्शन प्रोसेस। इसको अपन क्या बोलेंगे, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन रेफर्स टू एडिशनल इन्वेस्टमेंट मेड इन फॉर्म्स ऑफ सोफिस्टिकेटेड एंड एडवांस टूल्स एंड मशीनरीज। आपने भाई साहब अपना कोई बिजनेस डाला है, उसमें आपने एडवांस टूल और मशीनरीज अपग्रेड किए हैं, ये आपका फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन है, ठीक है। सो दीज आर द टू थिंग्स दैट वी हैड कंक्लूडेड द लास्ट लेक्चर ऑन, सो वी विल कंटिन्यू विद फर्दर। ओके, लार्ज पॉपुलेशन इज एसेट और लायबिलिटी। बताइए, बहुत बड़ा पॉपुलेशन एक एसेट है या लायबिलिटी है? दोनों भी है, ठीक है। दोनों क्यों है? देखो आप यहाँ पे ना स्टेट बोर्ड में 10th स्टैंडर्ड में एक एक्चुअली में इंडिया और ब्राजील के कंपैरिजन किए गए हैं, ठीक है। तो दोनों भी डेवलपिंग नेशंस हैं। ब्राजील में कैसा है कि पॉपुलेशन उन्होंने बहुत अच्छे से कंट्रोल किया है, ठीक है। इंडिया में पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन हो गया है, ठीक है, जिसके चलते क्या हो रहा है कि इंडिया उतनी जल्दी आगे नहीं बढ़ पा रही है, ठीक है। लेकिन एक चीज यहाँ पे अच्छी क्या है कि यहाँ पे जो वर्किंग पॉपुलेशन है 15 to 65 वो ज़्यादा है, ठीक है, जिसके वजह से भाई साहब प्रोडक्शन ज़्यादा है, जिसके वजह से भाई साहब कंपनीज ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही हैं यहाँ पे, ठीक है। सो लार्ज पॉपुलेशन इज एसेट और लायबिलिटी बोथ, ठीक है। डिपेंड करता है कि कौन सा सेगमेंट पॉपुलेशन है, ठीक है। तो आपका बेनिफिशियल और यूजफुल, एसेट मतलब बेनिफिशियल और यूजफुल, लायबिलिटी मतलब बर्डन, बोझ, ठीक है, ऑब्स्टेकल और बर्डन। फॉर मेनी डेकेड्स इन इंडिया अ लार्ज पॉपुलेशन हैज बीन कंसिडर्ड अ लायबिलिटी रादर देन एन एसेट। तो बहुत सालों से हमने यही सोचा है कि ज़्यादा बड़ा पॉपुलेशन हमारे लिए एक बोझ है, ना कि एक एसेट, ठीक है। लेकिन अब हम धीरे धीरे समझ पा रहे हैं कि शायद इसको अगर हम प्रॉपरली ट्रेन कर पाएं, इतना बड़ा हमारा पॉपुलेशन है, अगर सबको हम स्किल सेट्स में रिफाइन करें, सबका नॉलेज हम बढ़ाएं और सबको प्रॉपरली ट्रेन कर पाएं, तो एक बहुत बड़ा फोर्स बन जाएगा हमारे लिए, ठीक है। और डेवलपमेंट होना ही होना है, ठीक है। बट इज इट पॉसिबल, वो एक हमारे लिए प्रॉब्लम है, ठीक है। इज इट पॉसिबल टू एडुकेट एवरीवन, इज इट पॉसिबल टू प्रोवाइड स्किल सेट्स टू एवरीवन, ठीक है। शायद हम पैसों से पहुंच भी जाएं सब तक, लेकिन शायद सब लोग इसको ग्रास्प ना करें, ठीक है। सो दीज आर थिंग्स दैट आर देयर, ठीक है। तो एक बहुत बड़े समय तक हमने यही सोचा कि हमारे लिए पॉपुलेशन एक लायबिलिटी है रादर देन एन एसेट। बट थोड़ा सा टर्निंग अगर हम देखें कि इसमें अगर हम प्रॉपर ट्रेनिंग, स्किल सेट्स, गाइडेंस दे, तो इसी पॉपुलेशन का हम बहुत बड़ा फायदा उठा भी सकते हैं, ठीक है। ओके, सो लार्ज पॉपुलेशन इज, बट अ लार्ज पॉपुलेशन नीड नॉट बी अ लायबिलिटी। व्हेन इज पॉपुलेशन अ लायबिलिटी? लायबिलिटी कब हो जाती है? व्हेन इज पॉपुलेशन अ लायबिलिटी? बताइए। जब वो किसी काम के नहीं हो। क्या आप लायबिलिटी हैं? नहीं नहीं नहीं, आप लायबिलिटी हैं कि नहीं, आपकी उम्र के हिसाब से बताइए। आप सब लोग लायबिलिटी हैं, ठीक है। अगर यही सत्य है भाई साहब, क्योंकि आपका जो वर्किंग फोर्स है वो 15 से 65 कंसिडर किया जाता है। 15 भी अर्ली एज है, ठीक है। लेकिन जनरली हमारा अगर देखें गांव खेड़ों में बच्चे लोग भी काम कर रहे हैं, 8-10 साल से वो लोग काम कर रहे हैं। तो इसीलिए हमने वर्किंग पॉपुलेशन को अप्रॉक्सीमेटली ऑल द वर्ल्ड अराउंड 15 to 65 मान लिया है। हालांकि लीगल एज ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपका 18 ईयर्स एंड अबव है, ठीक है। उसके बाद ही आप एम्प्लॉय हो सकते हैं। यू कैन नॉट बी एम्प्लॉयड बिफोर 18, लीगली आप एम्प्लॉय नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये जो आपका, क्या आप लायबिलिटी हैं? यस, यू आर लायबिलिटी। आप पे खर्चा है, आप अभी यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू कॉन्ट्रीब्यूट टू द फैमिली इनकम। क्या घर पे अगर कोई 65 ईयर्स एंड अबव है वो लायबिलिटी है? यस भाई। एसेट और लायबिलिटी, एसेट और लायबिलिटी ये इमोशनल मामला नहीं है, कौन पैसा कंट्रीब्यूट कर पा रहा है फैमिली में और कौन नहीं कर पा रहा है। तो ऑब्वियसली जो लोग 18 ईयर्स के बिलो हैं उनको हम नहीं मान सकते दे कैन बी कंट्रीब्यूटर्स टू इनकम ऑफ द फैमिली। और ऑब्वियसली जो लोग 65 प्लस हैं दे आर ऑल्सो नॉट कंट्रीब्यूटर्स टू द फैमिली। सो दिस एज ग्रुप इज बेसिकली लायबिलिटी एज ग्रुप, ठीक है। सो व्हेन इज पॉपुलेशन अ लायबिलिटी? व्हेन इट इज नॉट एबल टू कंट्रीब्यूट टू द इनकम ऑफ द कंट्री। इनकम ऑफ द कंट्री पे जब उस पॉपुलेशन का कंट्रीब्यूशन नहीं होता है तभी हम उसको लायबिलिटी मानते हैं, ठीक है।
इसमें कोई अरे ये क्या बड़े बूढ़ों को तुमने लाइबिलिटी बोल दिया, नहीं भाई साहब देखो ये बोझ हम नहीं बोल रहे हैं। लाइबिलिटी मतलब आप इनकम में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर पा रहे हैं तो लाइबिलिटी हुए ना भाई साहब। स्टैंडर्ड इकोनॉमिक डेफिनेशन से हम लाइबिलिटी हुए। अगर मैं कोई इनकम में अपने घर में कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा हूं, मैं चाहे जिस भी एज ग्रुप का हूं, मैं लाइबिलिटी हूंगा। ठीक है, आर वी क्लियर? ओके, सो व्हेन इज पॉपुलेशन अ लाइबिलिटी? लैक ऑफ फूड, एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन एंड अदर फैसिलिटीज। ठीक है, इट कैन बी टर्न्ड इनटू अ प्रोडक्टिव एसेट बाय इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल। अगर हमने भाई साहब ह्यूमन कैपिटल हमारा इतना लार्ज है कि हम भले ही पॉपुलेशन को कोसते आ रहे हैं, लेकिन अगर हमने उसको प्रॉपरली एजुकेशन दिया, प्रॉपरली चैनलाइज किया चीजों को, तो हम इसी का बहुत बड़ा फायदा भी तो उठा सकते हैं। ठीक है, इसी का बहुत बड़ा फायदा भी तो उठा सकते हैं। देखो एक बड़ा सा डायमंड कितना उसका प्राइस होगा, जैसे 50 करोड़। ठीक है, अगर हमने किसी इंडिविजुअल को एडुकेट किया, स्किल सेट प्रोवाइड किया, तो क्या अपने लाइफ टाइम वो 50 करोड़ कमा सकता है? कमा सकता है ना भाई साहब। ठीक है, सो कैन वी से दैट हमारे पास 135 करोड़ डायमंड्स हैं? यस वी कैन से, राइट। आप ऐसे वैल्यूएशन कीजिए, ठीक है, कि भाई साहब हमारे पास 135 करोड़ डायमंड्स हैं और हर एक की पोटेंशियल 50 करोड़ कमाने की है, अगर हमने उसको सही टाइम पे सही न्यूट्रिशन, सही हेल्थ केयर और सही एजुकेशन और स्किल सेट्स प्रोवाइड किए तो। ठीक है, वरना ये हमारे लिए बर्डन ही रहेगा, ये पॉपुलेशन हमारे लिए बर्डन ही रहेगा। ठीक है, ओके। और अक्सर हम फिसल जाते हैं, मतलब आप देखोगे जितने भी आपके कंपटीशन लेवल एग्जाम्स होते हैं उसमें आप सुनेंगे कि झोल हुआ है, किसी ने पैसा देकर, नीट का देख लो भाई साहब, कोई पुलिस एग्जाम देख लो, आप सुनते ही रहेंगे इस समय झोल झाल हो रहा है। क्योंकि भाई साहब पॉपुलेशन में कैसे भी करके दूसरे जाए भाड़ में मैं आगे जाऊं, ऐसा है, मेंटालिटी है। ठीक है, तो इसीलिए चीज़ें उतनी आसान नहीं होंगी। लेकिन अगर हमने ये कर लिया, तो अगर हमने एक एक इंडिविजुअल को इस तरह से तैयार किया कि भाई साहब वो कम से कम अपने पूरे जीवन में 5 करोड़ का, 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर सके, तो आप बताइए कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। अगर हमने एक एक को इतना टैलेंटेड बना लिया कि वो कम से कम अपने पूरे जीवन में 10 करोड़ कमा सके, अगर 10 करोड़ कमा सकता है उसमें पूरे लाइफ में, तो हो गया ना बात भाई साहब, ये बूमिंग इकोनॉमी हो जाएगी। ठीक है, दिस इज द, क्योंकि देखो एक डायमंड तो भाई साहब पत्थर है, एक इंसान को हम भाई साहब मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। ठीक है, एक इंसान पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बाय स्पेंडिंग रिसोर्सेज ऑन हेल्थ, साइंटिफिक रिसर्च, एजुकेशन, एग्रीकल्चरल ट्रेनिंग, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, इन सब चीज़ों से भाई साहब अपन क्या कर सकते हैं, इससे चीज़ों से हम पॉपुलेशन का पोटेंशियल को बढ़ा सकते हैं, पॉपुलेशन की वर्किंग कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ओके। डिस्क्राइब 5 अनफेवरेबल इफेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन अ कंट्री लाइक इंडिया। अनफेवरेबल मतलब अनडिजायरेबल इफेक्ट्स। ठीक है, इलिटरेसी, भाई साहब जितना ज्यादा इलिटरेसी होगा उतना ज्यादा बोझ होगा, लाइबिलिटी होगा। ठीक है, द मोर इज द इलिटरेसी द मोर विल बी द लाइबिलिटी, एज सिंपल एज दैट। हो सकता है एक किसान बहुत काम कर रहा हो या भाई साहब एक मजदूर बहुत काम कर रहा हो, लेकिन जब तक वो इलिटरेट है तब तक वो फुल पोटेंशियल में काम नहीं कर सकता। ठीक है, सो एक्सेसिव पॉपुलेशन ग्रोथ लीड्स टू लेस एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, अवेलेबल फॉर स्टूडेंट्स ड्यू टू द लिमिटेड एजुकेशनल रिसोर्सेज अवेलेबल। आपको सबसे आसान बिजनेस बताऊं, सबसे आसान बिजनेस इंडिया में, स्कूल खोल लो, गवर्नमेंट फट से सैंक्शन कर देगी, क्योंकि गवर्नमेंट कितना ही स्कूल खोलेगी सैंक्शन होगा। अभी देखो ऊपर ग्राउंड भी नहीं है, कुछ नहीं है, स्कूल चल रहा है भाई साहब, 10 तक है स्कूल। ठीक है, इस एक स्कूल का मिनिमम तो भाई साहब एक ग्राउंड तो होना चाहिए ना। ठीक है, एक तो चल रहा है, ऐसे कितने ही स्कूल गली कुच्चे में आपको मिल जाएंगे, कितने ही स्कूल मिल जाएंगे, गवर्नमेंट ने इनको दे दिया है अप्रूवल। क्या करे गवर्नमेंट, कहाँ कहाँ कितना अपना स्कूल खोले, तो ये प्राइवेट लोगों को दे देती है भाई साहब, गवर्नमेंट लाइसेंस दे देती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई साहब इतना ज्यादा पॉपुलेशन है कि कहां कहां तक स्कूल खोले भाई साहब गवर्नमेंट। यस, स्कूल इज अ रिक्वायरमेंट, बट हाउ टू मैनेज दिस, इसको मैनेज कैसे करें? क्या गवर्नमेंट 135 करोड़ लोगों के लिए खुद से स्कूल खोल सकती है? पॉसिबल ही नहीं है। कहां से इतने टीचर्स का रिक्वायरमेंट हो? आपको मालूम है केंद्रीय विद्यालय का नाम सुना है आपने? ठीक है, वहां पे टीचर्स की सैलरी कितनी है आपको मालूम है? एनी आइडिया? अच्छा, आपके स्कूल में टीचर्स की सैलरी कितनी है मालूम है? 30, 25, 30, 50 ऐसा। केंद्रीय विद्यालय में एक टीचर की सैलरी एक महीने में कम से कम 2 से 2.5 लाख है। उनका सिर्फ एक ही क्लॉज है कि उनको ट्रांसफर हो सकता है, कभी भी उनको अलग अलग जगहों पे पढ़ाने के लिए भेजा जा सकता है, जहां जहां भी केंद्रीय विद्यालय क्या है? गवर्नमेंट का है। केंद्रीय विद्यालय इज बेसिकली बाय गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट भाई साहब इन टीचर्स को रिक्रूट करती है।
केंद्रीय विद्यालय का टीचर होना कोई आसान बात नहीं है, बहुत सारे एग्जामिनेशन देने पड़ते हैं आपको, ठीक है। तो गवर्नमेंट एक एक्सपेंसिव मोर्चा ऑलरेडी चला रही है, इससे ज्यादा और क्या करे, ठीक है। तो इसीलिए इलिटरेसी हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है। एक्सेसिव पॉपुलेशन ग्रोथ, केंद्रीय विद्यालय में जो टीचर होते हैं उनका भले 2.5 से 3 लाख रुपए सैलरी हो, लेकिन उनका प्रॉब्लम यह है कि उनको कभी भी कहीं भी पोस्टिंग मिल सकती है, किसी गांव खेड़े में भी पोस्टिंग मिल सकती है, इट डिपेंड्स, ठीक है। ओके, excessive population growth leads to less educational opportunities available for students due to the limited educational resources available। इनके पास भाई साहब limited educational resources होते हैं, इतना population, उसके population के हिसाब से भाई साहब schools नहीं है, तो obviously less educational opportunities will be there। So illiteracy is definitely a factor which props up due to high population, ठीक है। ओके, poverty, अभी देखो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि जब आप कोई स्कूल खोलते हैं, जब जैसे मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, इंडिया में हर एक टीचर को भाई साहब सार्वजनिक होना पड़ेगा, सार्वजनिक मतलब यूनिवर्सल, ठीक है। अभी स्टूडेंट्स का ग्रास्पिंग पावर अलग अलग होता है, ठीक है, लेकिन एज अ टीचर मेरे पास या किसी भी टीचर के पास ये ऑप्शन ही नहीं है कि स्टूडेंट के मानसिकता के हिसाब से उसको पढ़ाएं, ये ऑप्शन ही नहीं है, समझ में आ रहा है ये। और ये हमारे हेल्थ केयर में भी है। जैसे अगर मैं, समझो इसको ऐसे समझो, मुझे मलेरिया हुआ है और लेट्स से इनको भी हुआ है, टच वुड, ठीक है, ऐसी, ठीक है, इनको भी हुआ है, हम दोनों भाई साहब अलग अलग टाइम पे डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर दोनों को सेम दवाई देगा, है ना, लेकिन इनके बॉडी का रिस्पॉन्स उस दवाई के लिए अलग होगा, मेरे बॉडी का रिस्पॉन्स, भले ही मलेरिया को हम कब कर पाएं, लेकिन इनको जो साइड इफेक्ट्स आएंगे और मेरे को जो साइड इफेक्ट्स आएंगे वो अलग होंगे। इनकी बॉडी में भाई साहब अलग कॉम्पोजिशन है, मेरे बॉडी में अलग कॉम्पोजिशन, लेकिन इतना बड़ा हमारा पॉपुलेशन है कि कस्टमाइज्ड मेडिकेयर हम नहीं ऑफर कर सकते। तो भाई साहब ये टैबलेट है, ये दवाई का प्रोसेस है, ये इनको भी लागू होगा, मुझे भी लागू होगा। एडुकेशन भी ऐसा ही हुआ है, ठीक है। कस्टमाइज एडुकेशन प्रोसेस हम अफोर्ड नहीं कर सकते इतने बड़े पॉपुलेशन में। तो आप स्कूल जाएं या किसी क्लास में जाएं, आपको समझ में आवे या ना आवे, यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, because teachers do not have either the time or the framework to support your special needs, ठीक है। आप हो सकता है किसी और तरीके से समझें, लेकिन हमारे पास उतना टाइम नहीं है, तो ये सार्वजनिक हो जाता है। एजुकेशन का एक तो आपके हाई पॉपुलेशन से एक इम्पैक्ट तो ये आता है कि सारे लोगों को नहीं मिल पा रहा है, और दूसरा इम्पैक्ट ये आता है कि कस्टमाइज तरीके से जो जिसकी अपॉर्चुनिटी है उसको कवर अप नहीं कर पाते हैं। अभी जैसे अगर आप फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं, ठीक है, तो उनमें पहले ही एक टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं, आपका एक बहुत कॉमन सा बीमारी है जिसको जिसमें ना कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है, ठीक है। एनीबडी नोस व्हाट इट इज? हाँ, क्रोसिन, ओसीडी, व्हाट इज ओसीडी? ओके, एक कॉमन सी बीमारी है, बीमारी क्या बोलेंगे, एडीएचडी बोलते हैं इसको, अटेंशन डेफिशिएंसी हाइपर एक्टिव सिंड्रोम। तो ये आपका अटेंशन डेफिशिएंसी होता है, मतलब आप ना प्रॉपरली फोकस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और ये आप समझ सकते हैं कि भाई साहब 10 में से 4 से 5 बच्चों को होता ही है, बहुत रेयर, मतलब बहुत ही कॉमन सिनारियो है, ठीक है। अभी इंडिया में हर दूसरे बच्चे को ये है ही, सब जगह पे ही, सब जगह पे ही है, लेकिन हम क्या बोलते हैं, अरे इसका तो ध्यान ही नहीं है भाई साहब, इसको तो अरे है ही नहीं है, वो ध्यान नहीं लगा पा रहा है, ठीक है। देयर इज अ सर्टेन मेडिकल कंडीशन because of which he is not able to concentrate or she is not able to, that person or that student might look absolutely normal but that person is suffering from ADHD। ADHD हम सब में किसी को भी हो सकता है, इंडिया में इसकी टेस्टिंग नहीं होती, ठीक है, इंडिया में इसकी टेस्टिंग नहीं होती है, ठीक है। हालांकि अगर आप फॉरेन कंट्रीज में जाएंगे ना, तो स्टूडेंट्स की पहली टेस्टिंग यही होती है, और जो लोग ADHD से सफ़र करते हैं उन लोगों को अलग टीचर्स और अलग क्लास दिया जाता है, इन लोगों को अलग क्लास दिया जाता है, ताकि इन पे स्पेशल अटेंशन से इनको अलग तरीके से पढ़ाया जा सके, ठीक है। अभी हमारे यहाँ पे भाई साहब इतना पॉपुलेशन है, क्या भाई साहब, पहली बात तो पॉपुलेशन इतना है कि स्कूल नहीं मिल रहे हैं, स्कूल मिल रहे हैं तो क्या ऐसा सेग्रीगेशन करें हम, भाई इतने टीचर्स भी नहीं है हमारे पास, तो हम सब एक साथ मिलाकर पढ़ रहे हैं, इसमें जितने की नैया पार हो गई, जितनी की नहीं हुई नहीं, क्या कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि गवर्नमेंट बहुत सारे तरीकों से चीज़ों को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है। जैसे एक चीज़ और है, अभी मेरे ज़माने में मैं जब भी किसी नए क्लास में जाता था, लेट्स से 8 से मैं 9th में गया, 9 से मैं 10th में गया, 10 से मैं 11th में गया, ऐसे जब भी हम जाते थे एक से दूसरे क्लास में, कम से कम 10 लड़के
हमको मिलते थे जो फेल हो चुके हैं, रिपीटर्स ही, ठीक है। बहुत ही आराम से स्कूल वाले फेल करते थे। अभी स्कूल वालों की भाई साहब पॉलिसी थी कि 1 साल फेल हुए, ठीक है, रखा उसी क्लास में, दूसरे साल फेल हुए तो निकाल देंगे, यही पॉलिसी है भाई साहब। दूसरे साल फेल हुए तो आप उनका अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है, तो निकाल देंगे। अभी ये जो निकाले हुए बच्चे, ये क्या दूसरे स्कूल में जा पाएंगे? नहीं, खत्म हो गया भाई साहब, उनका एजुकेशन का करियर ग्राफ ही खत्म हो गया, खत्म, ठीक है। सो गवर्नमेंट ने बोला भाई साहब अभी फेल करना बंद करो, इसीलिए आप पास होते जा रहे हैं, ठीक है। ये 1995 का जो भाई साहब खेल चल रहा है ना, ये पहले हमारे ज़माने में नहीं था। मेरे ज़माने में 10th में एक बच्चे को इंग्लिश में 88 मिला था, मेरा 100 आया था, लेकिन इंग्लिश में बहुत कम था। मैथ्स में 100 आया था मेरा, ठीक है। एक हमारे स्कूल में एक बच्चे को 88 मिला था इंग्लिश में, भाई साहब उसने डिस्ट्रिक्ट नहीं, उसने स्टेट में टॉप किया था। तो उसको हम लोग कंधे में पिला के भाई साहब घुमाए थे, भाई साहब क्या किया तुमने, 88 कैसे आया? आज की तारीख में 88 तो थू है भाई साहब, कुछ भी नहीं है मार्क्स, है ना। सो दैट इज व्हाट हैज़ बीन। ये गवर्नमेंट ने चेंज किया है भाई साहब। गवर्नमेंट देख रही है भाई साहब आप फेल कराएंगे, आज की तारीख में अगर आपको फेल करना है तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। 90 में आपको फेल किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे। जैसे भाई साहब अगर समझ लो इनको फेल किया जा रहा है तो इनके स्कूल वालों को दिखाना पड़ेगा कि आपने इनके साथ क्या एक्स्ट्रा एक्टिविटी की है इनको ऊपर लाने के लिए। अगर आपने कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी इनके साथ नहीं की है और आप इनको फेल कर रहे हैं तो नहीं माना जाएगा। तो दीज आर थिंग्स दैट आर देयर। गवर्नमेंट इतनी स्ट्रिक्ट हो चुकी है अभी, ताकि भाई साहब ये लेफ्ट आउट पॉपुलेशन ना हो। कैसा भी करके धक्के मार के भाई साहब किसी को ग्रेजुएशन तक तो खींच लेकर, ठीक है, कुछ तो सीख जाए भाई साहब। वो अगर कॉलेज ड्रॉप आउट ही हो गया तो क्या ही सीखेगा, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे चैलेंजेस हैं लिटरेसी में, ठीक है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं लिटरेसी में। पॉवर्टी, गरीबी तो होगी भाई साहब। एज अ फैमिली साइज बिकम्स लार्जर, पुअर फैमिलीज गो डीपर इनटू पॉवर्टी एज द फैमिली इनकम रिमेन्स द सेम। तो खाने वाले ज्यादा तो ऑब्वियसली भाई साहब आपकी पॉवर्टी बढ़ती है, ठीक है। ओके, व्हाट एल्स? अनएम्प्लॉयमेंट, इंक्रीज इन पॉपुलेशन कॉजेज इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट एज मोर पीपल नीड टू बी एम्प्लॉयड कंपेयर टू द जॉब्स अवेलेबल। जॉब्स तो ज्यादा नहीं बढ़ रहे ना, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है भाई साहब आपका। स्ट्रेन ऑन नेचुरल रिसोर्सेस, पॉपुलेशन ग्रोथ। ताला लगाया है, ताला लगाया है साइकिल पे, इधर भी ताला लगाया हुआ है, इधर का खोल दे, उधर का ताला लगा, ठीक है। स्ट्रेन ऑन नेचुरल रिसोर्सेस, एक बार भाई साहब गलती हो गई है तो उसको रेक्टिफाई करना यार। जिस चोर ने तेरी साइकिल को देखा है, तूने जाकर उससे मारा मारी तो किया नहीं है, जेंटलमैन की तरह लेकर आ गया भाई साहब, तो उसको भी मालूम है ये कुछ बोलने वाला नहीं है। मैं 50 बार लेकर जाऊं तो भी वैसा कुछ नहीं बोलने वाला है ना। हम होते तो भाई साहब खून खराबा करके आते थे, दूसरी बार भाई साहब साइकिल की तरफ देखता भी नहीं था। खैर वो तुम्हारी मर्जी, ठीक है, लेकिन तुम जब जानते हो कि उसकी नज़र है तुम पे, वो देख, उसको मालूम है रोज तुम कहाँ खड़ी करते हो, तो तुम एक लॉक लगाओ ना यार, 10-15 रुपए का, इतना भी नहीं बनाओ। मैंने बोल भी दिया तुमको, नहीं भाई साहब। स्ट्रेन ऑन नेचुरल रिसोर्सेज, पॉपुलेशन ग्रोथ लीड्स टू एक्सेसिव स्ट्रेन ऑन द नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल, फ्यूल, वेजिटेशन, इन सब में तो भाई साहब प्रेशर आता ही आता है। फूड शॉर्टेज, हाई पॉपुलेशन causes हाई प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर टू प्रोड्यूस मोर बिसाइड्स पीपल नॉट बीइंग एबल टू गेट एडिक्वेट सप्लाई ऑफ फूड। सो ये सारी तमाम चीजें हैं जिससे ये पॉपुलेशन इंपैक्ट होता है। जापान केस स्टडी, एक बहुत ही डेवलपिंग नेशन है जापान, और इसमें एक केस स्टडी किया गया जहां पे हमने पॉपुलेशन को ठीक से स्टडी किया। कंट्रीज लाइक जापान हैव इन्वेस्टेड इन ह्यूमन रिसोर्सेज। इन लोगों ने भाई साहब हैवीली इन्वेस्ट किया है ह्यूमन रिसोर्स में। ह्यूमन रिसोर्स का एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्स का टेक्निकल स्किल्स डेवलप करना, ह्यूमन रिसोर्स का कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करना, इन्होंने बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट किया है ह्यूमन रिसोर्स के। और आज की तारीख में भाई साहब, in spite of the fact that it has been a victim of the first nuclear attack or atomic bomb, despite the fact that it is on the threat of facing earthquakes very randomly, वहां पे earthquake की frequency बहुत ज्यादा है। इन सारे challenges के बावजूद, despite the fact that it is a complete island, ठीक है, इन सारे challenges के बावजूद जापान is still standing as one of the most developed nations. Why? Because they have heavily invested on development of human resource. Countries like Japan है, तो अब देखोगे जापान भाई साहब चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है, ठीक है, लेकिन इन्होंने ह्यूमन रिसोर्स में बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है। दे डिड नॉट हैव एनी नेचुरल रिसोर्स। इनको भाई साहब, हाँ बारिश गिर रहा है, अंगार नहीं, अक्टूबर तक गिरेगा भाई साहब, ठीक है, घूम के सलामी मत ठोको उसको, ठीक है। दे डिड नॉट हैव एनी नेचुरल रिसोर्स, इनके पास कोई भी नेचुरल रिसोर्स नहीं था, ठीक है। नेचुरल रिसोर्स नहीं है, जिस कंट्री के पास नेचुरल रिसोर्स नहीं है उसके पास क्या है? ह्यूमन रिसोर्स है। तो लेट्स डेवलप द ह्यूमन रिसोर्स। सो दे बेसिकली डेवलप द ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है।
लाइक आयरन ओर, कोल एक्सेट्रा विच हेल्प इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ये सारी चीजें आयरन ओर, कोल एक्सेट्रा जो भाई साहब डेवलपमेंट में काम आती हैं, ऐसा कुछ भी भाई साहब जापान के पास नहीं था। जापान इंपोर्ट्स द नेचुरल रिसोर्सेज नीडेड इन देयर कंट्री। ये सारी चीजों का भाई साहब इंपोर्टिंग होता है, कोल, पेट्रोलियम, कोल, आपका आयरन ओर, इन सबको इंपोर्ट किया जाता है जापान में, ठीक है। जापान इंपोर्ट्स मिनरल्स, फ्यूल्स, मशीनरी, केमिकल्स, टेक्सटाइल्स, ये सारी चीजें भाई साहब जापान इंपोर्ट करता है। इवन देन इट इज नोन एज अ डेवलप्ड कंट्री। आज की तारीख में फिर भी वो भाई साहब एक डेवलप्ड कंट्री है। डिस्पाइट द फैक्ट दैट इट इज पुअर इन नेचुरल रिसोर्सेज, इट हैज इन्वेस्टेड हेविली ऑन ह्यूमन रिसोर्सेज, बिकॉज ऑफ विच इट स्टैंड्स टॉल टुडे एज अ डेवलप्ड कंट्री, ठीक है। इसने भाई साहब ह्यूमन रिसोर्सेज में हाउ डिड दे बिकम रिच और डेवलप? दे हैव इन्वेस्टेड ऑन पीपल, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ। एजुकेशन और हेल्थ में इन्होंने हैवी इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है। एजुकेशन एंड हेल्थ पे बहुत। These people have made efficient use of other resources like land and capital, ठीक है। Land and capital, efficiency and technology evolved by people have made these countries very rich and developed, ठीक है। तो efficiency and technology, we have all heard of Japanese companies like Sony। Sony भाई साहब एक जापानीज कंपनी है, Toyota एक जापानीज कंपनी है, Honda एक जापानीज कंपनी है, Panasonic, Hitachi, Toshiba, Suzuki, all these are basically Japanese companies, ठीक है। इतना ज्यादा उन्होंने डेवलपमेंट किया है, इन सारे चीजों को उन्होंने भाई साहब ग्लोबल मार्केट में सेल किया है, एंड दे हैव ग्रोन रिच, ठीक है। सो दिस इज हाउ जापान हैज डेवलप्ड। जापान हैज स्कैरसिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, येट इट इज डेवलप्ड एंड रिच कंट्री। डिस्क्राइब ब्रीफली 3 स्टेप्स दैट हेल्प जापान टू बिकम अ डेवलप्ड कंट्री। तो क्या क्या था भाई साहब? जापान इज अ डेवलप्ड कंट्री बिसाइड्स हैविंग स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। स्कैरसिटी मतलब कमी है रिसोर्सेज की, नेचुरल रिसोर्सेज की भाई साहब जापान में हैवी कमी है, लेकिन फिर भी उन्होंने ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप किया है, हेल्थ सेक्टर को, ह्यूमन रिसोर्सेज के एजुकेशनल सेक्टर को, ह्यूमन रिसोर्सेज के स्किल डेवलपमेंट के सेक्टर को इन्होंने बहुत हेवीली डेवलप किया है, हेवी इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है। सीक्रेट ऑफ जापान्स प्रोग्रेस लाइज इन द ऑनेस्टी, डेडिकेशन एंड कमिटमेंट ऑफ द पीपल फॉर द वर्क, ठीक है। बहुत ही ऑनेस्ट लोग होते हैं और बहुत डेडिकेटेडली काम करते हैं, ठीक है, अपने काम को बहुत सीरियसली लेते हैं ये, ठीक है। जापान हैज मेड यूज ऑफ बोथ education and health factors to make its production more productive. They are able to get better production with investment in technology bought by educational technicians. तो इन्होंने भाई साहब एजुकेशन पे, टेक्नोलॉजी पे, स्किल सेट पे बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट करके अपने कंट्री को उभारा है, ठीक है। और आज की तारीख में ज्यादा करके टेक्नोलॉजिकल जो भी चीजें आप यूज करते हैं, ऑल दीज आर बेसिकली जापान मेड, मोस्ट ऑफ देम, ठीक है। Economic activities by men and women like Vilas and Sakal, people have been engaged in various activities. तो आपने देखा भाई साहब विलास और साकाल की कहानी हमने देखी थी। विलास एक फिश बेचते बेचते वो आर्थराइटिस का पेशेंट हो गया, और जो उसका मम्मी का इनकम था वही उसका इनकम रहा। देयर वाज नो डेवलपमेंट इन द फैमिली, सो देयर वाज अ विशियस साइकिल दैट कंटिन्यूड। और आपका भाई साहब साकाल को उसके पेरेंट्स ने एडुकेट किया, ठीक है, एंड ही बेसिकली बिकेम रिच, ठीक है। ही फर्स्ट स्टार्टेड विद अ जॉब एंड देन ही ओपनड अप हिज ओन कंपनी, ठीक है। तो उसने भाई साहब लोन लेकर कंपनी खोली और ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया, और फाइनली ही हैज बिकम अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेस। तो ये क्या हो गया? एक वर्चुअस साइकिल हो गया। दिस इज बेसिकली अ वर्चुअस साइकिल, ठीक है। सो वी हैड सीन द डिफरेंसेस। वी सॉ साकाल गॉट अ जॉब इन द फर्म एंड विलास सोल्ड फिश। द वेरियस एक्टिविटीज हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 3 मेन सेक्टर्स। तो आपका हो गया प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर मतलब जो आपका एग्रीकल्चर से जुड़ा हो, माइनिंग से जुड़ा हो, ये आपका हो गया प्राइमरी सेक्टर। जमीन से जुड़ा हुआ जो चीज है, एकदम जो पहला स्टेप है, ठीक है। आप समझ लीजिए एग्रीकल्चर कर रहे हैं, क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे हैं, ये हो गया प्राइमरी सेक्टर। खेती बाड़ी कर रहे हैं या माइनिंग ऑफ माइनिंग कर रहे हैं, आयरन ओर की माइनिंग कर रहे हैं, एल्यूमिनियम की माइनिंग कर रहे हैं, कॉपर की माइनिंग कर रहे हैं, अर्थ से आप मेटल्स को निकाल रहे हैं, दिस इज बेसिकली प्राइमरी सेक्टर। फिश, आप अगर फिशरीज करते हैं, मतलब आप अगर फिश को कल्चर करते हैं या समुद्र में जाके फिश हंटिंग करते हैं, ये सारा जो कर रहे हैं वो भी आपका बेसिकली प्राइमरी सेक्टर से जुड़ा हुआ है। ये सारी चीजें प्राइमरी सेक्टर की हैं, ठीक है। ओके, सो प्राइमरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में क्या आ जाएगा भाई साहब आपका? सेकेंडरी सेक्टर में सर्विस सेक्टर। अभी जैसे कॉटन को अगर मैंने उगाया तो ये हो गया प्राइमरी सेक्टर। ये कॉटन भाई साहब जाएगा किसमें? इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में, वहां पे इससे क्या बनेगा? कपड़ा। तो ये जो रॉ मटेरियल्स को फाइनल शेप देने का प्रोसेस है, दैट इज अ पार्ट ऑफ द सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है। तो ये इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो होता है आपका सेकेंडरी सेक्टर, समझ में आ रहा है ये। और फाइनली आता है आपका टर्शियरी सेक्टर, ठीक है। टर्शियरी सेक्टर मतलब क्या हो गया? अभी सर्विसेज, जैसे आपका मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट रेडी है, ये मार्केट तक कौन पहुंचाएगा? ट्रांसपोर्ट। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ टर्शियरी सेक्टर। एक बार मार्केट तक पहुंच गया, ये बिका,
तो हिसाब किताब कौन रखेगा? अकाउंटेंट। ये हो गया आपका टर्शियरी सेक्टर। अगर भाई साहब आपके बिजनेस को बढ़ाना है तो आप बैंक जाएंगे, बैंक से लोन लेंगे। ये सारा जो ऑफिशियल सेक्टर है वो टर्शियरी सेक्टर है। और ज्यादा करके देखा गया है कि जितने भी डेवलपिंग नेशंस हैं वो डेवलपिंग इसलिए हुए क्योंकि टर्शियरी सेक्टर का डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर डेफिनेटली इज इंपॉर्टेंट, सेकेंडरी सेक्टर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बट व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टर्शियरी सेक्टर. द मोर अ टर्शियरी सेक्टर in a country develops, the more will be its overall development in GDP. उसका उतना ही ज्यादा डेवलपमेंट होगा. ठीक है, ओके. प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड्स एग्रीकल्चर. क्या क्या है भाई साहब प्राइमरी सेक्टर में? एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट्री है. ठीक है, फॉरेस्ट से जो भी प्रोडक्ट्स आप निकालते हैं. एनिमल हस्बेंड्री मतलब पोल्ट्री फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग. ठीक है, आप गाय के दूध के लिए तबेला अगर खोलते हैं तो दैट इज एनिमल हस्बेंड्री, दैट इज ऑल्सो प्राइमरी सेक्टर. अगर आप शीप का वुल रियर करने के लिए शीप को पालते हैं, दैट इज ऑल्सो एनिमल हस्बेंड्री. आपका भाई साहब अगर पोल्ट्री फार्मिंग आप कर रहे हैं, चिकन के एग्स या चिकन के लिए आप फार्मिंग कर रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री विच इज अ पार्ट ऑफ प्राइमरी सेक्टर. ठीक है, ये हो गया एनिमल हस्बेंड्री. फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, माइनिंग, ये सारे जितने भी चीजें हैं जो एकदम जमीन से एकदम प्राइमरी स्टेज पे जुड़ी हुई हैं उसको अपन क्या बोलेंगे? प्राइमरी सेक्टर. ठीक है, ये हो गया आपका भाई साहब प्राइमरी सेक्टर. ओके, सो जैसे आप भाई साहब एनिमल हस्बेंड्री कर रहे हैं, यहां पे गाय भैंस को पालना, या आप भाई साहब ऐसे बकरियों को जो पालते हैं मीट के लिए. ठीक है, सो ऑल दिस इज अ पार्ट ऑफ फिशरीज. हो गई आपकी भाई साहब फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग हो गई. ठीक है, माइनिंग हो गई. ठीक है, माइनिंग, फिशिंग, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, पोल्ट्री फार्मिंग, all these are a part of the primary sector. Are we clear to this one people? ठीक है, all these are a part of the primary. Secondary sector क्या हो जाएगा भाई साहब? Quarrying and manufacturing is included in the secondary sector. Quarrying and manufacturing मतलब ये भाई साहब आप अगर क्वारिंग कर रहे हैं या मैन्युफैक्चरिंग मतलब एक बार जो रॉ मटेरियल आप ला चुके हैं, चाहे वो धरती के अंदर से लाए हों या कहीं से भी. जैसे मैंने फिश पकड़ा, अभी इस फिश को भाई साहब मैं इसमें से कॉड लिवर ऑयल निकाल कर इसके टैबलेट्स बनाकर बेच सकता हूं, तो ये हो गया मेरा मैन्युफैक्चरिंग पार्ट. ठीक है, दिस इज बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग पार्ट. कॉटन की खेती हुई, कॉटन को मैंने भाई साहब कपड़ा बनाकर बेचा, तो ये कपड़े बनाने का जो प्रोसेस है ये हो गया मैन्युफैक्चरिंग पार्ट. ठीक है, ओके. क्वारिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग इज इंक्लूडेड इन द सेकेंडरी सेक्टर. तो ये आपका भाई साहब हो गया सेकेंडरी सेक्टर. ठीक है, ये आपका सब जो है, जो भी मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट होता है वो सेकेंडरी सेक्टर में आता है. वाटर सप्लाई हो गया भाई साहब, क्वारिंग, वाटर सप्लाइंग. ठीक है, कंस्ट्रक्शन वर्क, ये आपका मिनरल्स को निकालने का प्रोसेस है. वाटर सप्लाई, ठीक है, कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, मैन्युफैक्चरिंग, ऑल दीज आर अ पार्ट ऑफ. नाउ वी कम टू टर्शियरी सेक्टर. माइनिंग. ठीक है, आप जब धरती के अंदर जाते रहते हो कोल को निकालने के लिए, पेट्रोलियम को निकालने के लिए, मिनरल्स को निकालने के लिए, दैट इज बेसिकली क्वारिंग. ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड क्वारिंग. ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, सर्विसेज, इंश्योरेंस, ऑल आर इंक्लूडेड इन द टर्शियरी सेक्टर. ये सब भाई साहब आपका किस में आ जाएगा? टर्शियरी सेक्टर. आपने रॉ मटेरियल उठाया, रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया. ठीक है, ये हो गया आपका प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर का काम. अभी उसको भाई साहब बेचना है, बेचने के बाद उसका हिसाब किताब रखना है, ये सारी चीजें भाई साहब, और उसका ट्रांसपोर्ट करवाना है, ये सब आपका आएगा टर्शियरी सेक्टर में. ठीक है, सो दिस इज बेसिकली टर्शियरी सेक्टर. ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ठीक है, बैंकिंग, एजुकेशन, ठीक है, हेल्थ, टूरिज्म, सर्विसेज, इंश्योरेंस, ये सब आपका भाई साहब टर्शियरी सेक्टर का पार्ट है. और किसी इकोनॉमी में या किसी कंट्री में जितना टर्शियरी सेक्टर का डेवलपमेंट होगा उतना ही भाई साहब उस कंट्री का या इकोनॉमी का डेवलपमेंट होगा. ठीक है, सो दिस इज हाउ द कंट्री डेवलप्स. ठीक है, प्राइमरी में क्या क्या आ गया? एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग, ये सब भाई साहब आपके प्राइमरी. सेकेंडरी में क्या क्या आ गया? टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, क्वारिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ये सब आपका सेकेंडरी में आ गया भाई साहब. टर्शियरी में ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन. इकोनॉमिक एक्टिविटीज एड वैल्यू टू द नेशनल इनकम and so are called. National income is the money value of all goods and services produced in an economy in a year. तो जितने भी goods and services हैं जो एक कंट्री में एक साल में प्रोड्यूस होते हैं, उनका जो वैल्यू होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम. नेशनल इनकम इज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी इन अ ईयर. इसको जरा लिख लीजिए फटाफट.
एक मिनट। बोलो। नहीं, नेशनल इनकम और जीडीपी एक नहीं होता है। नेशनल इनकम मतलब आपका भाई साहब यहाँ पे नेशनल इनकम इज द मनी वैल्यू, मतलब मनी वैल्यू कितना है, और जीडीपी होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। इट इज बेसिकली ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब आपका फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी इन अ ईयर, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज। देखो नेशनल इनकम और जीडीपी में फर्क क्या है, ठीक है। एक सिंपल सा उदाहरण देता हूं। तो जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं एक इकोनॉमी में, एक कंट्री में, उसको अपन जीडीपी बोलते हैं। नेशनल इनकम भाई साहब क्या हो जाएगा, जैसे समझो अगर अपना हर्ष भाई साहब फॉरेन कंट्री चला गया, ठीक है, तो वहां पे वो इनकम कर रहा है, वो इनकम का एक अच्छा खासा पोर्शन वो इंडिया में भेज रहा है, जिससे उसकी फैमिली परचेज कर रही है। सो इज हिज मनी सपोर्टिंग द इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। जीडीपी में हम इसको गिनेंगे नहीं, नेशनल इनकम में हम इसको गिनेंगे। समझ में आ रहा है ये, ठीक है। जीडीपी में हम इसको नहीं गिनेंगे, क्योंकि जीडीपी में हम सिर्फ बाउंड्री, कंट्री के बाउंड्री में जो हो रहा है उसी को गिनते हैं, ठीक है। नेशनल इनकम में बाहर का इनकम भी अपन गिन लेंगे। समझ में आ रहा है ये। तो ये भाई हर्ष अगर पैसे भेज रहा है तो घर वाले उसका पैसा इस्तेमाल करके चीज़ों को खरीदेंगे ना। कहाँ से चीज़ें को खरीदेंगे? बाहर से, इंडिया से ही खरीदेंगे। तो इंडिया की इकोनॉमी को बूस्ट मिल रहा है, ठीक है। तो इज हिज इनकम बीइंग रोल्ड इन इंडिया? यस। तो ये आपका नेशनल, इसीलिए देखो गवर्नमेंट जो है एनआरआईज को स्पेशल ट्रीटमेंट देती है, क्योंकि ये हमारे लिए एक्स्ट्रा पैसा है, ये बाहर का पैसा आ रहा है, ठीक है। नॉन रेसिडेंट इंडियंस होते हैं, इनके लिए बैंक अकाउंट खोलना, इनके लिए भाई साहब कॉलेजेस में एडमिशन लेना, ये सारे बहुत आसान प्रोसेसेस हैं, इसलिए एनआरआईज को स्पेशल प्रिविलेजेस देती है। ठीक है, क्लियर है? आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? तो देखो गवर्नमेंट चाहती है कि भाई साहब पैसा आए ज्यादा, यहां पे जो पैसा आ रहा है वो तो भाई साहब बाहर का पैसा आ रहा है ना। बाहर कोई आदमी इनकम कर रहा है, उसका पैसा आ रहा है, तो हमारे यहाँ पे फ्लो हो रहा है मनी। विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी गुड्स एंड सर्विसेज वी आर गेटिंग मनी। सो इसीलिए गवर्नमेंट जो है एनआरआई के फ्लैट्स, एनआरआई के कोटास देती हैं, ठीक है। नीट में एनआरआई का कोटा होता है, मतलब अगर आप नॉन रेसिडेंट इंडियन हैं और किसी को एजुकेशन फाइनेंस करना चाहते हैं, यू कैन गो थ्रू एनआरआई। तो एनआरआई को स्पेशल प्रिविलेजेस देती है गवर्नमेंट, ठीक है। सो बिकॉज दे वांट द मनी, ठीक है। तो ये नेशनल इनकम है, जीडीपी में इसका गणना नहीं होगा, ठीक है। सो दैट इज अ स्लाइट डिफरेंस, और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, ठीक है। तो नेशनल इनकम इंडिया का भाई साहब कितना था? $2 ट्रिलियन, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज एड वैल्यू टू द नेशनल इनकम एंड आर सो कॉल्ड। What are the various activities undertaken in the primary sector, secondary sector and tertiary sector? Important question है भाई साहब। प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटीज क्या क्या हो जाएंगे? एग्रीकल्चर हो गया, फॉरेस्ट्री हो गई। फॉरेस्ट्री मतलब फॉरेस्ट से जो प्रोडक्ट मिलते हैं। बाबा रामदेव का भाई साहब 4000 करोड़ का इंडस्ट्री है, इसी पे तो चल रहा है, ठीक है, फॉरेस्ट, ठीक है। एनिमल इंडस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, सॉरी, ठीक है। देन वी हैव फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, माइनिंग, ये हो गया। सेकेंडरी सेक्टर एक्टिविटीज क्या हो गया? मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, ठीक है। टर्शियरी सेक्टर एक्टिविटीज क्या क्या हो जाएंगे? ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, सर्विसेज एंड इंश्योरेंस। ये सब आपके भाई साहब टर्शियरी सेक्टर, जो ऑफिशियल जॉब्स हैं, ठीक है। ट्रेड हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, सर्विसेज एंड इंश्योरेंस, इनको अपन टर्शियरी सेक्टर में गिनते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैव टू पार्ट्स। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में एक हो गया आपका मार्केट एक्टिविटीज और दूसरा हो गया भाई साहब आपका नॉन मार्केट एक्टिविटीज। सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैव टू पार्ट्स, वन इज मार्केट एक्टिविटीज, अदर वन इज नॉन मार्केट एक्टिविटीज। मार्केट एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज, प्रोडक्शन भाई साहब समझ लो 100 kg का है, ठीक है। प्रोडक्शन आपका 100 kg का है, ठीक है। तो मार्केट एक्टिविटीज भाई साहब, प्रोडक्शन 100 kg का, मार्केट सेल आपका 70 kg का हुआ है, ठीक है। प्रोडक्शन कितने का हुआ है? 100 kg का, और इसने मार्केट में कितना उतारा माल? 70 kg का। 30 kg इसने शायद अपने फैमिली के लिए रखा है, ठीक है। दिस बेसिकली अ फैमिली। इसका जो पैसा आया इसको अपन बोलेंगे मार्केट एक्टिविटीज। 30 kg का क्या किया इसने? इसको अपने फैमिली के लिए रखा इसने, है ना। इसने 100 kg अनाज प्रोड्यूस किया, जिसका 70 kg इसने बेचा, 30 kg अपने पास रखा।
70 kg का पैसा इसको आया, ठीक है। तो प्रोडक्शन है 100 kg का, आउट ऑफ विच ही हैज सोल्ड 70 kg फॉर विच ही गॉट द मनी, ठीक है। तो दिस इज मार्केटिंग एक्टिविटी। और नॉन मार्केटिंग एक्टिविटी ये जो 30 kg है जो ये अपने फैमिली के लिए रख रहा है, दैट इज बेसिकली नॉन मार्केटिंग एक्टिविटी, ठीक है। क्लियर है भाई साहब, आर बी क्लियर? सो ये हो गया मार्केट एक्टिविटी। ये जो अपने फैमिली के लिए इसने रखा, ठीक है, दैट इज कंजम्पशन ऑफ 30 kgs, ठीक है, विच इज बेसिकली व्हाट, अ नॉन मार्केटिंग एक्टिविटी। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। ओके ओके ओके। सो बोथ मार्केट एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज आर नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है। कुछ चीजों में आप पैसे नहीं जनरेट करते हो लेकिन आपके फैमिली के लिए वो चाहिए, ठीक है, दैट इज कॉल्ड नॉन मार्केटिंग एक्टिविटी। कुछ चीजों में आप पैसे जनरेट कर रहे हो बिजनेस से, तो वो आपका भाई साहब हो गया मार्केटिंग एक्टिविटी। आपके फैमिली में जो इनकम जनरेट करता हुआ एक्टिविटी है उसको अपन बोलेंगे मार्केटिंग एक्टिविटी। जो आपके फैमिली में इनकम नहीं जनरेट कर रहा है बट सम वे और द अदर सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, उसको अपन बोलेंगे नॉन मार्केटिंग एक्टिविटी। तो सपोजिटली भाई साहब अभी विशाल चौधरी भाई साहब इन्होंने नया घर लिया है, ठीक है, इनकी हार्डवेयर की दुकान है, तो नए घर में भाई साहब पाइप का फिटिंग करना है, तो ये अपने हार्डवेयर की दुकान से पाइप लेकर आ गए। तो ये आपका क्या होगा, वो जो पाइप बेचने के लिए रखे थे इन्होंने अपने घर में यूज किया, तो दैट इज व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटी, नॉन मार्केटिंग एक्टिविटी। ये जो पाइप्स या जो फिटिंग्स हैं या फिक्सचर्स हैं जो वो बेच रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, मार्केटिंग एक्टिविटी। द सेम थिंग्स व्हेन ही इज यूजिंग इटसेल्फ फॉर, देखो अगर वो पाइप और फिक्सचर्स वो कहीं और से लाए तो उसके भी पैसे लगेंगे, लेकिन ये जो पाइप्स और फिक्सचर्स है वो अपने दुकान से उठा रहा है जिसको वो होलसेल में उठा चुका है, ठीक है, तो उसको कम लग रहा है ना भाई साहब। हाँ क्या क्या, अरे लेकिन होलसेल रेट में खरीदा है ना। अभी देखो जैसे समझ लो विशाल का भाई साहब क्या है, एक हार्डवेयर, ठीक है, हार्डवेयर की दुकान है। अभी विशाल अगर अपने ही हार्डवेयर की दुकान से माल उठाकर अपने घर पे लगाता है तो बहुत सस्ता गिरेगा उसको, क्योंकि ये सारा माल उसने होलसेल में लिया है, ठीक है। लेकिन वही चीज अगर किसी रिटेलर से लेने जाएगा तो बहुत ज्यादा पड़ेगा उसको, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली यूजिंग हिज थिंग्स फॉर हिमसेल्फ, इसको अपन बोलेंगे नॉन मार्केटिंग एक्टिविटी। पैसे यहां पे भी बच रहे हैं, अच्छे खासे बच रहे हैं, ठीक है, ओके। मार्केट एक्टिविटीज, मार्केट एक्टिविटीज इन्वॉल्व रेम्यूनरेशन टू एनी वन हु परफॉर्म्स। रेम्यूनरेशन मतलब क्या होता है, पेइंग, पेमेंट, ठीक है। एनी वन हु परफॉर्म्स, जो काम कर रहा है, जो एक्टिविटी कर रहा है उसको भाई साहब एक पेमेंट मिल रहा है। तो व्हाट इज मार्केटिंग एक्टिविटी, इसको लिख लीजिए भाई साहब। मार्केट एक्टिविटी इन्वॉल्व्स रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन मींस पेमेंट, ठीक है, जो भी काम कर रहा है भाई साहब उसको पेमेंट मिल रहा है। ठीक है, सो मार्केट एक्टिविटीज इन्वॉल्व रेम्यूनरेशन टू एनीवन हु परफॉर्म्स, जो भी परफॉर्मेंस दे रहा है, जो भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है उसको वैसा पेमेंट मिल रहा है, ठीक है। सो दैट इज मार्केटिंग एक्टिविटी। एक्टिविटी परफॉर्म फॉर पे और प्रॉफिट, तो एनी एक्टिविटी विच इज बेसिकली परफॉर्म्ड फॉर पेमेंट और प्रॉफिट इज नोन एज मार्केटिंग एक्टिविटी। दीज इंक्लूड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग गवर्नमेंट सर्विस, ठीक है। तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं इंक्लूडिंग गवर्नमेंट सर्विसेज, ठीक है, गवर्नमेंट सर्विसेज इंक्लूडिंग, ओके। नॉन मार्केटिंग एक्टिविटीज में, नॉन मार्केटिंग एक्टिविटीज आर द प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। तो अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हैं सेल्फ कंजम्पशन के लिए, इफ यू आर बेसिकली प्रोड्यूसिंग फॉर सेल्फ कंजम्पशन, तो इसको अपन बोलते हैं नॉन मार्केटिंग। जैसे कोई भाई साहब खेती बाड़ी कर रहा होगा, सारा का सारा नहीं बेच देगा, वो थोड़ा बहुत अपने फैमिली के लिए रख देगा, क्योंकि अगर इसी चीज को वो खरीदने जाए तो डबल दाम देना पड़ेगा। जो उसने प्रोड्यूस किया है उसमें उतना उसका खर्चा नहीं आया, लेकिन वही चीज, वही अनाज अगर किसी दूसरे से वो खरीदने जाए, so he will have to pay more, ठीक है। so this is basically non marketing activity. non marketing activities are the production for self consumption, इसको लिख लीजिए। non market activities are the production for self consumption, ठीक है, this is basically production for self consumption. सो नॉन मार्केटिंग एक्टिविटीज आर प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, ठीक है, प्रोडक्शन हो रहे हैं हम सेल्फ कंजम्पशन के लिए। डिस्टिंग्विश बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या क्या है भाई साहब,
इकोनॉमिक एक्टिविटीज में द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच एड वैल्यू टू द नेशनल इनकम आर नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सो ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच एड वैल्यू टू द नेशनल इनकम, जो नेशनल इनकम में वैल्यू ऐड करते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म फॉर पे और प्रॉफिट, जहां पे भाई साहब आपको पैसों के लिए काम करते हैं उसको अपन बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमी मतलब ही होता है पैसा, ठीक है। तो अगर समझ लो मैं किसी डॉक्टर की बात कर रहा हूं, वो डॉक्टर पूरे अपने दिन में 9 घंटे काम करता है, जिसमें वो 2 घंटा फ्री में भाई साहब लोगों को देखता है, 2 घंटा उसका चैरिटी वर्क है। तो क्या अपन इस 2 घंटे को इकोनॉमिक एक्टिविटी बोल सकते हैं? नो, दिस इज नॉट इकोनॉमिक एक्टिविटी फॉर हिम, ठीक है। कोई लॉयर है तो वो भाई साहब 2 घंटा कंसल्टेंसी फ्री में करता है दिन में, तो दिस इज नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। तो ये आपके भाई साहब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो गए। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज डू नॉट ऐड टू द नेशनल इनकम, ये भाई साहब नेशनल इनकम में ऐड नहीं करते हैं, एज दे आर ओनली फॉर सेल्फ कंजम्पशन, ये भाई साहब सिर्फ सेल्फ कंजम्पशन के लिए होते हैं, ठीक है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज डू नॉट ऐड टू द नेशनल इनकम, ये नेशनल इनकम को ऐड नहीं करते हैं, दे आर ओनली फॉर सेल्फ कंजम्पशन। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज डू नॉट इन्वॉल्व एनी ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी और एनी अदर काइंड ऑफ रेम्यूरेशन, ठीक है। तो यहां पे भाई साहब पैसों के लिए नहीं काम है, ठीक है, पैसों के लिए काम नहीं है, यहां पे आपके फैमिली को सपोर्ट के लिए काम है, या हो सकता है कि मतलब किसी को भाई साहब सोशल वर्क में इंटरेस्ट है, ठीक है, तो काम कर रहे हैं लेकिन पैसों की कोई चाहत नहीं है, ठीक है, क्लियर है। तो दिस आर नोन एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। डिस्टिंग्विश बिटवीन मार्केट एंड नॉन मार्केट, तो मार्केट एक्टिविटीज रिफर्स टू द इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इंक्लूड द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स। नॉन मार्केट एक्टिविटीज में क्या क्या हो जाएंगे? नॉन मार्केट एक्टिविटीज इंक्लूड थिंग्स विच आर नॉट इकोनॉमिक एंड कंप्रोमाइज ऑफ एक्सचेंज सिस्टम, ठीक है, ये एक्सचेंज सिस्टम है बेसिकली, ठीक है, कॉम्प्राइजेस ऑफ एक्सचेंज सिस्टम। मैंने मेहनत की, अभी मैं सोच रहा हूं कि भाई साहब इस पूरे फसल को अगर मैं बेच दूं तो मेरे को पैसे आएंगे, लेकिन उसमें से मुझे अपने घर के लिए भी फसल मतलब क्रॉप्स खरीदने पड़ेंगे, तो वही चीज अगर मैं इसमें से साइड में कर लूं तो ज्यादा पैसा बचेगा मेरा, ठीक है, ओके। दीज आर परफॉर्म फॉर पे और प्रॉफिट, दीज आर परफॉर्म फॉर सेल्फ कंजम्पशन। एग्जाम्पल, टीचर टीचिंग इन स्कूल, मैन वर्किंग इन बैंक, ठीक है। अगर कोई टीचर स्कूल में टीच कर रहा है तो वो पैसों के लिए कर रहा है ऑब्वियसली, सो ये आपका क्या हो जाएगा? मार्केट एक्टिविटी। अ मैन हु इज वर्किंग इन अ बैंक, दिस इज ऑल्सो अ मार्केट एक्टिविटी। सब्सिस्टेंस फार्मिंग, सब्सिस्टेंस फार्मिंग मतलब कैसा होता है? अपने फैमिली को चलाने के लिए जो फार्मिंग होती है, ठीक है। प्रोसेसिंग ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स, ठीक है, ये आपका भाई साहब नॉन मार्केटिंग एक्टिविटीज हो गया, ठीक है, प्राइमरी प्रोडक्ट्स को प्रोसेसिंग कर रहे हैं, ठीक है, ओके। डिवीजन ऑफ लेबर मेन एंड वुमेन, ड्यू टू हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रीजंस देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर बिटवीन मेन एंड वुमेन इन द फैमिली, ठीक है। तो भाई साहब डिवीजन ऑफ लेबर है, जनरली हम देखते हैं कि मेन आर इन्वॉल्व इन हैवी वर्क, ठीक है, एंड वुमेन आर इन्वॉल्व इन हाउस होल्ड वर्क। इसका मतलब कोई हम सिविक्स में नहीं ले रहे हैं इसको अपन सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी के हिसाब से ले रहे हैं, जनरली ये देखा गया है, ठीक है, ओके। मेन वर्क इन द फील्ड एंड वुमेन जनरली वर्क आफ्टर डोमेस्टिक कोर्स। Sakal's mother Sheila cooks food, cleans utensils, washes clothes, cleans the house and look after her children, ठीक है, ये सारे काम वो करती है। Sakal's father Buta cultivates the field, sells the produce in the market and earns money for the family, ठीक है, ये जनरली डिवीजन ऑफ लेबर है। Sheila is not paid for the services delivered for upbringing of the family. जनरली वुमेन जो काम कर रहे हैं उनके लिए पेमेंट नहीं मिलता है ऑब्वियसली, बट वो इंपॉर्टेंट बहुत है, ठीक है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बूटा अर्न्स मनी विच इज स्पेंड्स ऑन रियरिंग हिज फैमिली। वुमेन आर नॉट पेड फॉर देयर सर्विसेज डिलीवर्ड इन द फैमिली, ठीक है, तो इसमें कोई पेमेंट नहीं होता। देयर वर्क इज नॉट अकाउंटेड इन द नेशनल इनकम। तो ये जितना भी काम कर लें इसका नेशनल इनकम में गणवेशना नहीं होगी। तो समझ लो कोई शेफ है जो होटल में खाना बना रहा है और कोई लेडी है जो एक घर में खाना बना रही है, ठीक है, तो शेफ भाई साहब 15 लोगों के लिए खाना बना रहा है और ये लेडी भी 15 लोगों के लिए खाना बना रही है। इसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलेंगे, इसको हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलेंगे, ठीक है। ऑल्दो 15 people are fed by her, although 15 people are fed by this person as well, but since he is working in a hotel, he is getting a payment for the same. So since he is getting a payment for the same, this will be included in the economic activity. Since she as a housewife is not getting paid, it will be included in a non-economic activity. क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। Their work is not accounted for in the national income.
फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस फ्रॉम प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स, इसको अपन बोलते हैं नेशनल इनकम. सो व्हाट इज नेशनल इनकम बच्चा बाड़ी? फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स. फटाफट से लिख लीजिए भाई साहब इसको. फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस फ्रॉम प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स is known as national income. ठीक है, कह रहे भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके. गीता मदर ऑफ विलास अर्न एन इनकम बाय सेलिंग फिश. तो भाई साहब ये क्या कर रही है? फिश को सेल कर रही है. ठीक है, ओके. 10 वुमेन आर पेड फॉर देयर वर्क व्हेन दे एंटर द लेबर मार्केट. लेबर मार्केट मतलब जहां पे मेहनत मजदूरी का काम है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि वुमेन आर नेवर पेड फॉर देयर वर्क. व्हेन दे एंटर द लेबर मार्केट, व्हेन दे लीव देयर हाउस एंड एंटर इनटू द मार्केट, देन दे आर पेड फॉर देयर वर्क. अदरवाइज इन देयर हाउस फॉर डूइंग डोमेस्टिक कोर्स दे आर नेवर पेड फॉर देयर वर्क. नोबडी इज पेड. ठीक है, ओके. सो यहां पे आपका वुमेन्स अर्निंग लाइक दैट ऑफ देयर मेल काउंटर पार्ट इज डिटरमिन्ड ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन एंड स्किल. कितना उनका एजुकेशन एंड स्किल है. एजुकेशन हेल्प्स इंडिविजुअल टू मेक बेटर यूज ऑफ द इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल बिफोर हिम और हर. एजुकेशन एंड स्किल आर द मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ द अर्निंग ऑफ एन इंडिविजुअल इन द मार्केट. तो कितना एजुकेशन है और कितना स्किल सेट है, उससे भाई साहब आप बेसिकली मार्केट में अर्न करते हैं. यू अर्न इन द मार्केट फॉर एनी इंडिविजुअल. Women with less education and skill, a majority of the women have meager education and low skill formation. तो बहुत कम उनका एजुकेशन है. A majority of the, ज़्यादा करके women, ठीक है, have a meager education, बहुत ही कम एजुकेशन है, and low skill formation, जिसके वजह से उनको ज़्यादा करके inadequate, meager बोलते हैं inadequate को. Women are paid low compared to men. Most women work where job security is not there. ज़्यादा करके job security उनकी नहीं रहती है. ठीक है. Various activities रिलेटिंग टू लीगल प्रोटेक्शन इज मेगर. मेगर मतलब बहुत कम है. ठीक है, एक वुमेन को लीगल प्रोटेक्शन दिया जाना बहुत कम होता है. आपने रिसेंट एक इंसिडेंट देखा होगा या सुना होगा जो कलकत्ता के किसी हॉस्पिटल में हुआ है. तो वुमेन आर स्टिल अनसेफ फॉर वर्क. आप अगर देखोगे भाई साहब, मतलब एक हॉस्पिटल में जहाँ पे इतने ज़्यादा लोग आ जा रहे हैं, इतना ज़्यादा भाई साहब चहलकदमी है, वहाँ पे अगर इस तरीके का इंसिडेंट होता है तो हाउ सेफ आर वुमेन. ठीक है, एट देयर वर्क प्लेसेस स्टिल दे आर नॉट सेफ. ठीक है, और लॉज हमारे उतने स्ट्रांग नहीं है. एम्प्लॉयमेंट इन दिस सेक्टर इज कैरेक्टराइज्ड बाय इरेगुलर एंड लो इनकम. ठीक है, इन दिस सेक्टर देयर इज एन एब्सेंस ऑफ बेसिक फैसिलिटीज लाइक मैटर्निटी लीव, चाइल्ड केयर एंड अदर सोशल सिक्योरिटी सिस्टम्स. तो जब वुमेन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जाते हैं, जैसे मेहनत मजदूरी का काम कर रहे हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, तो ऑब्वियसली बात है उनको कोई मैटर्निटी लीव नहीं मिलेगी. ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देयर इज अ 3 months लीव दैट इज अलॉटेड टू वुमेन. ठीक है, दैट इज नॉट गिवन. ठीक है, ऑब्वियसली भाई साहब अनऑर्गेनाइज सेक्टर है. ठीक है, तो ऐसा आप देखेंगे मेहनत मजदूरी का काम जो लोग करते हैं अक्सर अपने बच्चों को साथ में लेकर ही जाते हैं साइट पे. ठीक है, विच इज बेसिकली अ रिस्क. ठीक है, वुमेन विथ हाई एजुकेशन एंड स्किल्स, हाउएवर वुमेन विथ हाई एजुकेशन एंड स्किल फॉर्मेशन आर पेड एट पार विथ मेन. अमॉन्ग द ऑर्गेनाइज सेक्टर टीचिंग एंड मेडिसिन अट्रैक्ट देम द मोस्ट. ज्यादा करके टीचिंग और मेडिसिन में एम्प्लॉयड हैं. ज्यादा करके डॉक्टर्स फीमेल्स होते हैं, ज्यादा करके टीचर्स भी आपके फीमेल्स होते हैं. ठीक है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में अगर आप देखोगे, सम वुमेन हैव एंटर्ड द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर सर्विसेज. कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव में भी एंटर किया, जैसे पुलिस, आईएएस ऑफिसर, लॉयर, साइंटिस्ट, एस्ट्रोनॉट, डॉक्टर्स. ठीक है, सो दे हैव एंटर्ड दीज सर्विसेज एज वेल. क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन द लिटरेसी रेट. तो लिटरेसी रेट कितना है, कितने लोग भाई साहब एक पॉपुलेशन में लिटरेट है, दैट इज बेसिकली द डिटरमाइनिंग फैक्टर ऑफ द क्वालिटी ऑफ अ पर्टिकुलर पॉपुलेशन. ठीक है, हेल्थ. ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस द एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ एन इंडियन वाज 31.4 ईयर्स. सिर्फ 31.4 ईयर्स था. मतलब देखो एवरेज लाइफ, ऐसा नहीं है कि भाई साहब कोई 70 पास नहीं कर रहा था, हो सकता है कोई 90 भी टच कर रहा हो. लेकिन डेथ रेट और बर्थ रेट को जब हमने निकाला तो देखा कि एवरेज लाइफ जो आ रहा है दैट वाज अप्रॉक्सीमेटली 31. और धीरे धीरे हमने अपने वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स को बढ़ाया, धीरे धीरे हमने भाई साहब हेल्थ केयर और मेडिसिनल फैसिलिटीज को बढ़ाया, तो आज की तारीख में ये एवरेज लाइफ बढ़ गया है. ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस द एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ एन इंडियन वाज हाउ मच, 31.4 ईयर्स. मतलब 1947 की बात हो रही है ये. एवरेज लाइफ मतलब ऐसा नहीं है कि कोई 70 पार नहीं कर रहा है या 80 पार नहीं कर रहा है, हो सकता है 90 तक क्रॉस कर गया हो या 100 भी टच कर गया हो, लेकिन एवरेज लाइफ वाज अराउंड 31.4. ठीक है, ओके.
टुडे द एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ एन इंडियन इज 63.5 ईयर्स, ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। ये क्यों हुआ है? ज्यादा लोगों को हम बचा पा रहे हैं, ठीक है। पहले अगर 10 बच्चे होते थे तो करीबन 2-3 मर ही जाते थे, क्योंकि बहुत सारे वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं थे। स्मॉल पॉक्स एक डेडली डिजीज था, कॉलेरा एक डेडली डिजीज था, टीबी एक डेडली डिजीज था। सो पीपल यूज टू सकम, ठीक है, पीपल यूज टू बेसिकली गिव अप देयर लाइव्स ऑन दीज डिजीजेस। आज की तारीख में ज्यादा करके आपके वैक्सीनेशन, मेडिसिन और स्ट्रॉन्ग ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। सो इंडिया हैज इंप्रूव्ड इन द हेल्थ सेक्टर बिकॉज ऑफ विच द एवरेज लाइफ हैज ऑलमोस्ट डबल्ड टू 63.5 ईयर्स। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ठीक है। इसी से ना अगर आप बिजनेस का सेंस रखते होंगे तो इसमें आपको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखेगी, ठीक है। मैं बोलता हूं देखो भाई साहब, आज की तारीख में धीरे धीरे ये बढ़ रहेगा, ठीक है। मेडिसिनल फैसिलिटीज बढ़ रही है, हेल्थ केयर बढ़ रहा है, धीरे धीरे ये आराम से भाई साहब 70+ हो जाएगा, 75 पहुंच ही जाएगा, पहुंच भी गया शायद, ठीक है। 75 ईयर्स अगर पहुंच जाता है तो इसका मतलब ऑन एन एवरेज वी कैन से दैट इफ अ पर्सन इज बॉर्न ही विल लिव अप टू 75 ईयर्स। आज की तारीख में धीरे धीरे अगर आप देखोगे शहरों में जो मतलब रहने की जगह कम है और जनरली हस्बैंड और वाइफ दोनों भी वर्किंग में हैं, वो अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो अपने मम्मी पापा, बूढ़े मम्मी पापा पे क्या ही ध्यान देंगे, ठीक है। सो एक इमर्जिंग सेक्टर आपका है ओल्ड एज केयर का सेक्टर, ठीक है। ये एक बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, अगर क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन अभी बढ़ने वाली है, बढ़ेगी। आप देख रहे हो भाई साहब, कहाँ 31 ईयर्स था, अभी 75 ईयर्स आराम से टच करेगा। तो अभी जो लोग हैं जिनको ध्यान देने वाला कोई नहीं है, वो बढ़ता जा रहा है, वो पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है। अगर आज की तारीख में हस्बैंड और वाइफ दोनों काम कर रहे हैं, उसका मतलब क्या है? क्योंकि आपका भाई साहब एक फैमिली सिस्टम है जिसको सपोर्ट करना है, ठीक है, खर्चे हैं, तो वो लोग आराम से एक किसी ओल्ड एज हेल्थ केयर वाले को अपने घर पे रख सकते हैं। समझ में आ रहा है ये, ठीक है, कि इनका केयर टेक करें। ओल्ड एज होम में भेजने की बात नहीं कर रहा हूं मैं घर पे ही है, जो बूढ़े मम्मी पापा हैं वो घर पे ही हैं, लेकिन बाहर से कोई आकर उनका नर्सिंग करे, उनका देखभाल करे, इसके लिए उनको एक पेमेंट मिल जाएगा। ये कर ही सकते हैं, है ना। ये एक इमर्जिंग सेक्टर है, ठीक है, ये दिस इज बेसिकली एन इमर्जिंग सेक्टर। जो लोग थोड़ा सा स्मार्ट खेलेंगे ना, उन लोग आराम से भाई साहब इस सेक्टर में पैसा बना सकते हैं, क्योंकि ये पॉपुलेशन बढ़ने वाला है, बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। और शहरों में इतना टाइम नहीं है, जो लोग कमा रहे हैं उनके पास इतना टाइम नहीं है कि इनका देखभाल ठीक से कर सके, लेकिन वो ये कर सकते हैं कि इनके लिए किसी और को रख दें पैसा देकर, ठीक है, ताकि जब ऑफिस से आए तब तो ये है, लेकिन जब ऑफिस में ये जा रहे हो तो इनका भाई साहब केयर टेक। जैसे आप बहुत सारे ऐसा देखेंगे जो बच्चों को टेक केयर करने के लिए बहुत सारे ऐसे नो जब हस्बैंड और वाइफ जा रहे हैं तो ऐसा बच्चों डे केयर में रख के जाते हैं, बेबी सिटिंग। तो एडल्ट सिटिंग भी हो सकती है भाई साहब, ठीक है। एडल्ट सिटिंग मतलब ये जो बूढ़े लोग हैं इनकी सिटिंग भी तो हो सकती है, ठीक है। दिस इज बेसिकली एन इमर्जिंग सेक्टर, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन अभी बढ़ने वाला है, ठीक है। ओके, स्किल फॉर्मेशन, द क्वालिटी ऑफ द पॉपुलेशन अल्टीमेटली डिसाइड्स द ग्रोथ रेट ऑफ द कंट्री। तो एक पॉपुलेशन हेल्थ वाइज कितना इक्विप्ड है, न्यूट्रिशन वाइज कितना इक्विप्ड है, कितना एजुकेशन वाइज इक्विप्ड है और कितना स्किल वाइज इक्विप्ड है, उसके हिसाब से उसका क्वालिटी डिटरमिन होता है, ठीक है। दैट डिटरमिन्स द ग्रोथ रेट। इलिटरेट एंड अनहेल्दी पॉपुलेशन आर अ लाइबिलिटी फॉर द इकोनॉमी। तो ये भाई साहब लाइबिलिटी होता है। इलिटरेट एंड अनहेल्दी पॉपुलेशन, जितना इलिटरेट होंगे और अनहेल्दी होंगे वो एक लाइबिलिटी हो जाएगा, ठीक है। लिटरेट एंड हेल्दी पॉपुलेशन आर एन एसेट, ठीक है। एजुकेशन, एजुकेशन कॉन्ट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ द सोसाइटी ऑल्सो। हमारी सोच में चेंज आता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम इनकम के लिए ज्यादा वेल इक्विप्ड होते हैं, देयर इज अ चेंज इन द वे वी थिंक एज वेल। एक एडुकेटेड इंसान का बिहेवियर और सोच अलग होगा rather than एन अनएडुकेटेड इंसान, ठीक है। इट एनहांसेस द नेशनल इनकम, नेशनल इनकम बढ़ता है, कल्चरल रिचनेस बढ़ता है, ठीक है। इट इंक्रीजेस द कल्चरल रिचनेस, एडुकेशन इन्फ्लुएंसेस आवर लाइफ, आवर वर्क प्लेस, आवर थॉट प्रोसेस, आवर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ये सारी चीजें इंपैक्ट होती हैं। एफिशिएंसी ऑफ गवर्नेंस इंप्रूव होती है भाई साहब, ठीक है। एफिशिएंसी ऑफ गवर्नेंस, कंट्रीज लाइक इराक, पाकिस्तान, अफ्रीकन नेशंस लैक एजुकेशन, सो देयर इज नो गवर्नेंस एंड लॉट ऑफ अनरेस्ट, ठीक है। यहाँ पे भाई साहब एजुकेशन स्ट्रक्चर उतना स्ट्रांग नहीं है, जिसके वजह से तनाव रहता है, टेररिस्ट इन्फ्लुएंस ज्यादा होता है, ठीक है। गवर्नमेंट का भाई साहब चेंजिंग पैटर्न ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो दीज आर थिंग्स दैट आर हैपनिंग। एफिशिएंसी ऑफ गवर्नेंस, देयर इज प्रोविजन मेड फॉर प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एक्सेस, retention and quality in elementary education with a special emphasis on girls। आपका एक एक्ट है जो है RTE एक्ट, ठीक है।
राइट टू एजुकेशन एक्ट, अगर कोई फैमिली फाइनेंशियली इक्विप्ड नहीं है अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए, तो अंडर राइट टू एजुकेशन एक्ट कम से कम प्राइमरी एजुकेशन वो अवेल करा सकती है। ठीक है, आपके स्कूल्स में बहुत सारे बच्चों को राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत एडमिशन मिलता है। ठीक है, इनको फीस नहीं भरना पड़ता है। ठीक है, देयर इज अ सर्टेन क्राइटेरिया। ठीक है, तो ये राइट टू एजुकेशन एक्ट है। यूनिवर्सल एक्सेस रिटेंशन, और रिटेंशन मतलब क्या, देखो बच्चे पढ़ते पढ़ते छोड़ ना दे। जनरली गांव खेलों में क्या देखा जाता है कि भाई साहब अरे यार ये तो मेरे खेत में हाथ बटा रहा था, अभी स्कूल जा रहा है, तो अभी इसको खिलाने का कौन, अभी मैं खेत में काम भी करूं और उसको खिलाऊं भी। तो गवर्नमेंट ने बोला कोई दिक्कत नहीं है, हम मिड डे मील प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, आपको मतलब आपका एक टाइम का खाना हम उठाएंगे। ठीक है, सो दैट इज हाउ मिड डे मील। तो ये रिटेंशन का प्रोसेस। रिटेंशन मतलब जो आ रहे हैं अपना यहाँ पे पढ़ने के लिए, उनको रिटेन करने के लिए गवर्नमेंट ने ये स्कीम लॉन्च की है। तो जितने भी आंगनवाड़ी के स्कूल होते हैं या गवर्नमेंट के स्कूल्स होते हैं, वहां पे मिड डे मील स्कीम्स होते हैं टू रिटेन द स्टूडेंट्स। इसको बोलते हैं रिटेंशन। ठीक है, रिटेंशन एंड क्वालिटी इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन गवर्नमेंट के एफर्ट्स क्या क्या है भाई साहब। देयर इज ऑल्सो एन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पेस सेटिंग स्कूल्स लाइक नवोदय विद्यालय इन ईच डिस्ट्रिक्ट। तो ये भाई साहब आपके नवोदय विद्यालय हैं। ठीक है, पेस सेटिंग जवाहर नवोदय विद्यालय। ठीक है, जवाहर नवोदय विद्यालय आर स्पेसिफिकली टास्क्ड विथ फाइंडिंग टैलेंटेड चिल्ड्रन स्पेशली इन रूरल एरियाज ऑफ इंडिया एंड providing them with an education equivalent to the best residential school system without regard to their family's socio-economic condition। तो जवाहर नवोदय विद्यालय इसमें इस स्कीम के तहत जो भी ब्राइट बच्चे हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है और उनको एजुकेशन दिया जाता है। ब्राइट बच्चों को आइडेंटिफाई करके एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है, बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है उनके डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, देयर आर अप्रॉक्सीमेटली 593 जवाहर नवोदय विद्यालय अक्रॉस इंडिया, वन स्कूल पर डिस्ट्रिक्ट एज ऑफ 2010। ठीक है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में आपको ऐसा जवाहर नवोदय विद्यालय मिल जाएगा। ठीक है, these schools are run by the government of India. Vocational streams have been developed to equip large number of high school students with occupations related to knowledge and skills। तो ये सारे knowledge और skills को upgrade करने के अलग अलग processes हैं। computers तो भाई साहब essential है ही। ठीक है, okay, vocational streams, the plan outlay on education has increased from 151 crore in the first plan 37669 करोड़ इन द 11th प्लान। ये प्लान्स क्या होते हैं भाई साहब, 5 ईयर प्लान्स होते हैं। दीज आर बेसिकली 5 ईयर प्लान्स। तो गवर्नमेंट ऐसे 5 ईयर प्लान्स लॉन्च करती थी पहले, अभी तो नहीं होता है। ठीक है, तो पहले मतलब 5 सालों में कुछ सेक्टर्स को गवर्नमेंट टारगेट करती थी। सो लेट्स से ट्रांसपोर्ट सेक्टर को अगर टारगेट किया तो इन 5 सालों में रोड्स और रेलवेज को अच्छे तरह से डेवलप करेंगे। ठीक है, एग्रीकल्चरल सेक्टर को किया, कभी कभी माइनिंग सेक्टर को किया, कभी कभी एजुकेशन सेक्टर को किया। तो ऐसे 5 साल के प्लान्स होते थे। तो अभी आप देखोगे 11th प्लान मतलब 11वां 5 साल वाला प्लान, मतलब 55 ईयर्स। 11 into 5 दैट इज 55 ईयर्स। तो पहला वाला जब प्लान लॉन्च हुआ तो एजुकेशन को कितना बजट अलाउ हुआ था, 151 करोड़। ठीक है, और जब 11th प्लान लॉन्च हुआ तो कितना बजट अलाउट हुआ था, 3766 करोड़। ठीक है, इतना मतलब इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन हैज इंक्रीज्ड इन द 55 ईयर्स। ठीक है, क्लियर है। द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इंक्रीज्ड। ठीक है, 1951-52 में एजुकेशन का एक्सपेंडिचर कितना था, 0.64% ऑफ जीडीपी, विच इज वेरी लेस। टोटल जीडीपी का सिर्फ 0.64% एजुकेशन पे था 1951-52 में। ठीक है, ये नेशनल इनकम 2015-16 में कितना हो गया, 3% ऑफ जीडीपी। तो आप देखोगे बढ़ा। ठीक है, धीरे धीरे भाई साहब। तो अगर आप देखोगे लिटरेसी रेट्स इन इंडिया 1951, तो यहाँ पे आपका टोटल पर्सन मेल और फीमेल, तो मेल और फीमेल ये आपके टोटल पर्सन है। 1951 बढ़ रहा है, देखो। ठीक है, मेल और फीमेल का भी परसेंटेज बढ़ रहा है और टोटल पॉपुलेशन भी जो एजुकेटेड या लिटरेट हो पा रही है वो भी बढ़ रही है। तो लिटरेसी रेट्स इन इंडिया हैव इंक्रीज्ड फ्रॉम अ मेगर वॉट, ये वाला देखो, अगर आप देखोगे ये लिटरेसी रेट है, दिस इज बेसिकली लिटरेसी रेट, और ये बढ़ा है भाई साहब, दिस इज इंक्रीज्ड। ठीक है, लिटरेसी रेट हैज इंक्रीज्ड ऑब्वियसली। फीमेल लिटरेसी रेट इन 1951 वाज हाउ मच, 10%। मेल लिटरेसी रेट इन 1951 वाज हाउ मच भाई साहब, 20%। ठीक है, टोटल लिटरेसी रेट इन 1951 वाज 30%। नाउ इन 2011 फीमेल लिटरेसी रेट हैज गॉन अप टू 65%। ठीक है,
Similarly, male literacy rate has gone up to 80% और total literacy rate obviously 75% up हुआ है. ठीक है? Okay. Number of institutions of higher education, UGC मतलब आपका होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन. ठीक है? ये एनुअल रिपोर्ट जो 2010, 12, 2012 ये सारे देखो. तो आपके पास अब ईयर अगर हम देखेंगे 1950-51 में नंबर ऑफ कॉलेजेस कितने थे 750, नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज कितनी थी 30 और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट वेर एनरोल्ड वाज दिस मच. टोटल नंबर ऑफ टीचर्स वेर 24,000. ठीक है? नाउ लेट्स लुक एट ईयर बाय ईयर. 1990-91 में 40 साल बाद ये 10 गुना हो गया. ठीक है? और लुक एट द नंबर ऑफ टीचर्स, दे हैव आल्सो इंक्रीज, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव आल्सो इंक्रीज, द नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज हैव आल्सो इंक्रीज्ड. ठीक है? ओके, नाउ लेट्स से आपका भाई साहब ऐसे अगर आप देखते जाओगे, सो ईयर ऑन ईयर देयर हैज बीन अ कंसिडरेबल इंक्रीज. हाउ इट इज नॉट सफिशिएंट एनफ कंसिडरिंग द ह्यूज अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन दैट वी हैव. ठीक है? सो लिटरेसी अमंग मेल्स इज नियरली 16.6% हाइयर देन फीमेल्स. ये एक और ड्रॉबैक है. ठीक है? हमारे देश में ज्यादा करके मेल्स को पढ़ाने का खर्चा लिया जाता है, उत्तरदायित्व लिया जाता है, फीमेल्स को नेग्लेक्ट किया जाता है, बिकॉज मेल्स आर कंसिडर्ड टू बी द इनकम जनरेटर्स फॉर द फैमिली. हेंस देयर वैल्यूएशन इज. मैं यहाँ पे मेरे यहाँ पे एक स्टूडेंट है जिसके घर में मेल मेंबर को CBSE में डाला है और फीमेल को स्टेट बोर्ड में. तो ये डिस्टिंक्शन है. ठीक है? मैं मतलब दोनों को ही पढ़ाने का प्रयास है और पढ़े लिखे पेरेंट्स भी हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि भाई मेल को CBSE स्कूल में डालकर हायर फीस देकर पढ़ा रहे हैं और दोनों भी बच्चे अच्छे हैं पढ़ाई में, और फीमेल को स्टेट बोर्ड में. ऐसा नहीं कि स्टेट बोर्ड में अच्छा स्कूल नहीं है, लेकिन स्टेट बोर्ड में डालकर पढ़ाया पैसे बचाने के लिए. ठीक है? सो दीज आर थिंग्स दैट आर हैपनिंग. खैर, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारी एक मानसिकता है कि लड़कियां पढ़कर क्या करेंगी भाई साहब, घर का काम काज ही तो संभालेंगी. ठीक है? सो लिटरेसी अमंग मेल्स इज नियरली 16.6% हायर देन दैट इन फीमेल्स. लिटरेसी अमंग मेन, देखो अगर आप देखोगे लिटरेसी अमंग मेन इज अबाउट 16.1% हायर इन अर्बन एरियाज एज कंपेयर टू द रूरल एरियाज. ठीक है? मेन तो यहाँ पे और ज्यादा बढ़ जाता है भाई साहब. ठीक है? लिटरेसी रेट्स इन इंडिया अगर बिहार में देखोगे एज अ स्टेट इट इज जस्ट 62%. इट इज वन ऑफ द लोवेस्ट. केरला में हाईएस्ट है, दैट इज 94%. अगेन लिटरेसी रेट क्या है? व्हाट इज लिटरेसी रेट? इफ अ पर्सन एक्चुअली रीड्स, राइट्स एंड नोज एंड अंडरस्टैंड्स वन लैंग्वेज, ही इज कंसिडर्ड टू बी लिटरेट पर्सन प्रोवाइडेड ही और शी हैज अटेन्ड 7 years of age. ठीक है? तो ये 94% है. द प्राइमरी स्कूल सिस्टम हैज एक्सपैंडेड टू ओवर 8.5 lakhs इन 2013-14. ठीक है? इतना ज्यादा एक्सपेंशन हुआ है प्राइमरी स्कूल का. Unfortunately, this huge expansion of schools has been diluted by the poor quality of schooling and high dropout rates. ठीक है? तो ये schools तो expand हुए हैं, लेकिन भाई साहब हाई ड्रॉप आउट रेट्स हैं. ड्रॉप आउट मतलब पढ़ते पढ़ते छोड़ दिया है, फैमिली से सपोर्ट नहीं मिलता है, पढ़े लिखे पेरेंट्स नहीं हैं. ठीक है? उनसे आप अनाज के बारे में पूछ लोगे, इरिगेशन के बारे में पूछ लोगे, या भाई साहब फसल कैसे उगाई जाती है इसके बारे में पूछ लोगे तो वो बता देंगे, फसल किस मार्केट में बेचना है ये सब बता देंगे, लेकिन पढ़ाई के बारे में उनको उतना मालूम नहीं है, जिसके वजह से बच्चों को भी उतना प्रोत्साहन नहीं दे पाते हैं. बिकॉज ऑफ विच मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट एट एलिमेंट्री स्कूल में. कोई 7 से, कोई 8 से. आप ऐसा अगर किसी गांव में जाओगे तो बहुत ऐसा सुनोगे, 7वीं पास हूँ, 8वीं पास हूँ, 10वीं पास हूँ, ऐसा बहुत बार सुनेंगे आप. ठीक है? सो दिस इज व्हाट हैपेंस. ड्रॉप आउट रेट्स बहुत ज्यादा है. सर्व शिक्षा अभियान is a significant step towards providing elementary education to all children in the age group of 6 to 14 years by 2010. ठीक है? तो सारे बच्चों को in the age group of 6 to 14 years by 2010 ये प्रोवाइड किया जाए. It is an initiative of the central government plus the state governments plus the local governments plus the community. ठीक है? इनिशिएटिव है किसका? सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, लोकल गवर्नमेंट का प्लस द कम्युनिटी. Back to school camps have been initiated to increase the enrollment in elementary education. Enrollment बढ़ाने के लिए elementary school में. ठीक है? मिड डे मील स्कीम. ठीक है? तो ज्यादा करके किसानों को यही लगता है कि यार ये मेरे खेत में हाथ बटा रहे थे तो थोड़ा बहुत अनाज का उत्पादन ज्यादा होता था, मेरा काम आसान होता था, अभी तो यहाँ पे जा रहे हैं, इनका भाई साहब कौन, इनको खिलाना तो पड़ेगा ना मुझे. तो गवर्नमेंट बोल रही है कि भाई साहब चलो एक टाइम का खाना हम देते हैं. मिड डे मील मतलब न्यूट्रिशियस खाना दिया जाए इनको, ताकि इनका कुपोषण से शिकार ना हो ये, और प्लस पढ़ाई भी लगा रहे. ठीक है? तो किसान को लग रहा है चलो भाई साहब एक टाइम का खाना तो मिल रहा है वहाँ पे. ठीक है? इसीलिए वो बच्चों को भेज रहे हैं. ठीक है?
सो मिड डे मील स्कीम हैज बीन इंप्लीमेंटेड टू इंकरेज अटेंडेंस एंड रिटेंशन ऑफ चिल्ड्रन। रिटेंशन मतलब ताकि ये ड्रॉप आउट्स बचें, ठीक है, तो रिटेंशन बना रहे, रिटेन कर पाए इनको, ठीक है, ऑफ चिल्ड्रन एंड इंप्रूव देयर न्यूट्रिशनल स्टेटस। ऑब्वियसली भाई साहब पढ़ाने के लिए प्लस न्यूट्रिशन के लिए भी, प्लस मानसिकता। मतलब देखो ज्यादा करके फार्मर्स, अरे यार खर्च जा रहे हैं, मतलब इन पे खर्चा ही किए जाओ क्या? नहीं नहीं, गवर्नमेंट बोली भाई साहब हमको खर्चा करने दो, हम मिड डे मील प्रोवाइड करते हैं इनको, ठीक है। सो आंगनवाड़ी स्कूलों में ऐसा मिड डे मील प्रोवाइड होता है, मिड डे मील स्कीम। दिस प्रोग्राम सप्लाइज फ्री लंचेस ऑन वर्किंग डेज फॉर चिल्ड्रन इन प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी क्लासेस इन गवर्नमेंट स्कूल्स। तो भाई साहब घर पे इनके लिए खाना बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो गवर्नमेंट इनको प्रोवाइड कर रही है अलग से, ठीक है। इन 2013-14 द गवर्नमेंट स्पेंड 13,215 करोड़ ऑन दिस स्कीम। तो इतना भाई साहब खर्चा है गवर्नमेंट का मिड डे मील प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है, क्लियर है? ओके ओके ओके। दीज पॉलिसीज कुड ऐड टू द लिटरेट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। तो भाई साहब लिटरेट पॉपुलेशन पे ये ऐड हो सकता है, दीज पॉलिसीज कुड ऐड टू द लिटरेट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। द 12th 5-year प्लान है, तो मतलब 60 साल बाद, ठीक है, हर एक गवर्नमेंट ने भाई साहब 5-year प्लान्स में कुछ इंडस्ट्रीज को टारगेट किए थे, एजुकेशन इंडस्ट्रीज, कभी भाई साहब इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को टारगेट किया, कभी ट्रांसपोर्ट सेक्टर को टारगेट किया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। द 12th प्लान endeavored ऑन इंक्रीजिंग एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन ऑफ 18 to 23 years एज ग्रुप टू 25 to 2% बाय 2017-18। हायर एजुकेशन से सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है। हायर एजुकेशन में आपका इंजीनियरिंग, मेडिकल, ठीक है, आपके हायर एजुकेशन मतलब आप अपने आप को बहुत ज़्यादा एजुकेशन में इक्विप्ड कर रहे हैं, ठीक है। सो इन्होंने क्या किया, टारगेट किया कि भाई साहब इसमें ज़्यादा एनरोलमेंट हो। ग्रेजुएशन तक तो सभी पढ़ेंगे, लेकिन हायर एजुकेशन मतलब ग्रेजुएशन के बाद भी, ठीक है। सो मोर एंड मोर पीपल शुड इनरोल इन हायर एजुकेशन स्कीम्स एंड गवर्नमेंट टारगेटेड टू इंक्रीज दिस टू 25.2%, ठीक है, by 2017-18 and to reach the target of 30% by 2020-21 which would be broadly in line with the world average। वर्ल्ड एवरेज जो है उसके साथ आने में, ठीक है, कम से कम हायर एजुकेशन को अपने को 30% बढ़ाना पड़ेगा। अभी हायर एजुकेशन को हम कैसे बढ़ाएं? अगर हमें इसको 30% तक लेकर जाना है तो कैसे बढ़ाया जाए? कॉलेजेस ज्यादा करने पड़ेंगे आपको, और कॉलेजेस में और ज्यादा हायर क्वालिफाइड टीचर्स आपको रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो एक स्कीम जो गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, जैसे समझ लो आयुष्मान भारत योजना, मैं आपको बता रहा हूं ये क्या है, ठीक है। सो जैसे अगर मुझे डॉक्टर्स का रेशियो बढ़ाना है, तो डॉक्टर्स का रेशियो बढ़ाना है मतलब मुझे मेडिकल कॉलेजेस बढ़ाने पड़ेंगे एज गवर्नमेंट। अभी मेडिकल कॉलेजेस अगर मैं बढ़ाऊं, ठीक है, मेडिकल कॉलेजेस में बहुत खर्चा है, डॉक्टर्स आकर पढ़ाएंगे वहां पे, ऑपरेशन थिएटर्स प्लस इंस्ट्रूमेंट्स ये सारे आपको रखने पड़ेंगे भाई साहब, बहुत बहुत खर्चा है। एक हॉस्पिटल में भाई साहब करोड़ों का खर्चा लग जाएगा। एक मेडिकल कॉलेज में स्टैब्लिशमेंट में कम से कम भाई साहब नहीं करके 200 करोड़ का खर्चा है, अप्रॉक्सीमेटली 200 करोड़ का खर्चा तो आराम से, ज्यादा ही होगा कम नहीं, एक मेडिकल कॉलेज को, ठीक है, अगर मैं स्टैब्लिश करूं, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या बोल रही है भाई साहब कि ऐसा क्यों ना करें हम कि समझ लो ये कोई पहले से हॉस्पिटल है, बड़ा हॉस्पिटल है, जैसे आपने देखा रहेगा यहाँ पे MGM हॉस्पिटल है, ठीक है। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स हैं, हॉस्पिटल में इक्विपमेंट्स हैं, मशीन्स हैं, ये सारी चीजें हैं भाई साहब। तो इन्होंने बोला कि क्यों ना इसके पैरेलल में ही हम एक मेडिकल कॉलेज डाल दें, कम खर्चे में हो जाएगा, ना हमको डॉक्टर्स को हायर करना पड़ेगा टीचिंग के लिए, ना हमको मशीन्स लगाने पड़ेंगे, ना हमको इक्विपमेंट्स परचेस करने पड़ेंगे। अगर हम इसके साथ में ही एक मेडिकल कॉलेज खोल दें तो हमको बहुत सारा पैसा बच जाएगा और काम भी जल्दी हो जाएगा। एक मेडिकल कॉलेज के ऊपर इन्वेस्टमेंट तो इन टर्म्स ऑफ मनी है ही, लेकिन इन टर्म्स ऑफ आपका टाइम भी तो लगेगा। एक मेडिकल कॉलेज को तैयार होने में 5, 6, 7, 8, 10 साल लग सकते हैं भाई साहब, ठीक है। तो इसीलिए पैरेलल ही भाई साहब मेडिकल कॉलेज के साथ ये खोल दिया। महाराष्ट्र हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस फॉर योर इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट बहुत सारे तौर तरीके सोच रही है, ठीक है, कि कैसे हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट बढ़ाया जाए। हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट बढ़ाने के लिए ज्यादा आपको, तो आप देखोगे पहले MGM हुआ करता था, MGM हॉस्पिटल, अभी वो MGM मेडिकल कॉलेज हो गया है, ठीक है। आप ज्यादा करके देखोगे जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स है ना, उसके साथ मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट उसको सपोर्ट कर रही है, ठीक है। गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग दैट। इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग सो मच ऑफ मनी and instead of spending so much of time
in getting newer medical colleges might as well get aligned with the hospitals which are already set up. ठीक है, वहां से आपको इक्विपमेंट और डॉक्टर्स का एडवांटेज तो पहले से ही मिल जाएगा. ठीक है, so these are things that the government, the strategy focuses on increasing access and to reach target of 30% by 2020-21, which would be broadly in line with the world average. Increasing access, increasing quality, adoption of states specific curriculum modification. ठीक है, तो adoption of state specific curriculum modification, हर एक स्टेट का अलग अलग, जैसे आपका देखो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड है. ठीक है, तो इनका करिकुलम सीबीएसई को फॉलो करता है, ऐसा नहीं कि पूरा इंडिपेंडेंट करिकुलम होगा. ठीक है, सो दिस इज बेसिकली स्टेट स्पेसिफिक करिकुलम. वोकेशनलाइजेशन, वोकेशन जो आपके एजुकेशन होते हैं, जैसे टेलरिंग हो गया, कुकिंग हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिशियन का काम हो गया, ये सारा आपके वोकेशनल एजुकेशन के स्ट्रीम्स हैं. ठीक है, certain disciplines which help individuals to acquire non-academic skills and related to specific occupation, example इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी. ठीक है, बैंकिंग, बेकरी, टेलरिंग एक्सेट्रा, ये सब भाई साहब आपके वोकेशनल ट्रेनिंग्स हो गए. दीज आर बेसिकली वोकेशनल ट्रेनिंग्स. ठीक है, विच आर प्रोवाइडेड. नेटवर्किंग ऑन द यूज ऑफ आईटी. ठीक है, डिस्टेंट एजुकेशन, बहुत सारे भाई साहब स्टूडेंट्स जो है रिमोट एरियाज में हैं, आज की तारीख में उनके लिए डिस्टेंट एजुकेशन अवेलेबल है. डिस्टेंस एजुकेशन मतलब घर बैठकर आप डिस्टेंस एजुकेशन स्ट्रीम से अपने कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं और आपका एग्जामिनेशंस भी दे सकते हैं. ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड डिस्टेंट एजुकेशन. व्हाट एल्स? कन्वर्जेंस ऑफ फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, डिस्टेंट एंड आईटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस. ठीक है, फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, डिस्टेंट एंड आईटी एजुकेशन का कन्वर्जेंस. ठीक है, ओके. ओवर द पास्ट 50 years there has been a significant growth in the number of universities and institutions of higher learning in specialized areas. तो बहुत सारा ग्रोथ हुआ है. ठीक है, पास्ट 50 सालों में बहुत सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स आए हैं, जैसे आईएम्स आए हैं, आईआईटीज आए हैं, एमबीबीएस के बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस आए हैं. सो दीज हैव बीन अ सिग्निफिकेंट ग्रोथ, देयर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट ग्रोथ. ठीक है, एक्सप्लेन द इनिशिएटिव्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू इंप्रूव एलिमेंट्री एजुकेशन इन इंडिया. एलिमेंट्री एजुकेशन मतलब जो प्रावधानिक, जो पहले इनिशियल स्टेज ऑफ एजुकेशन है. क्या क्या है भाई साहब? सर्व शिक्षा अभियान ये चलाया गया. एम्स एट द यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन in a time bound manner, making it free to children between the ages of 6 and 14 years. 6 से 14 साल के उम्र के अगर बच्चों के माँ बाप के पास पैसा नहीं है स्कूल भेजने के लिए, तो गवर्नमेंट ने RTE एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत एजुकेशन को इनको फ्रीली अवेल कराया है इन डिफरेंट स्कूल्स. आप राइट टू एजुकेशन एक्ट RTE का फॉर्म भरकर इन स्कूल्स में एडमिशन ले सकते हैं. ठीक है, with a special emphasis on girls education, it has been embodied as a right under the right to education act. इसी को अपन क्या बोलते हैं? राइट टू एजुकेशन, तो RTE एक्ट बोलते हैं उसको. नवोदय विद्यालय, मॉडल स्कूल्स हैव बीन ओपनड इन ईच डिस्ट्रिक्ट एज आइडियल स्कूल्स हुज फैसिलिटीज एंड मेथड्स कैन बी रेप्लिकेटेड बाय अदर स्कूल्स. तो ये नवोदय विद्यालय क्या होते हैं? ये जो मतलब टैलेंटेड और मेरिटोरियस स्टूडेंट्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करके, उनको सपोर्ट करके उनको आगे बढ़ाते हैं. और ये बहुत सारे एजुकेशन के फील्ड में नए नए स्कीम्स को लाते हैं, नए नए पॉलिसीज को लाते हैं और नए नए एक्सपेरिमेंट्स को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं. ठीक है, जिससे दूसरे स्कूल्स को शिक्षा मिल सके. मिड डे मील स्कीम हैज बीन इंप्लीमेंटेड टू इनकरेज अटेंडेंस एंड रिटेंशन ऑफ चिल्ड्रन एंड इंप्रूव देयर न्यूट्रिशनल स्टेटस. Vocational streams have been developed to enable a larger amount of high school students to find jobs in occupations related to knowledge and skills. ठीक है, तो vocational streams have been developed. Bridge courses and back-to-back school camps have been initiated to increase the enrollment in elementary education. तो bridge courses and back-to-back school camps हैं. ठीक है. Health. Do you think any firm would be induced to employ people who might not work efficiently as a healthy worker because of ill health? तो ऑब्वियसली हेल्थ, अभी तो हमने एजुकेशन सेक्टर की बात की, लेकिन हेल्थ भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. किसी डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए या किसी डेवलप्ड कंट्री के लिए हेल्थ इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस. ठीक है, सब कुछ ठीक है, यही ठीक नहीं है भाई साहब, क्या करें, बजाए जा रहे हैं भाई साहब. द हेल्थ ऑफ अ पर्सन हेल्प्स हिम टू रियलाइज हिज पोटेंशियल एंड द एबिलिटी टू फाइट इलनेस. ठीक है, तो हाउ कैन ही फाइट इलनेस? एन अनहेल्दी पर्सन बिकम्स अ लाइबिलिटी फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है भाई साहब, अनहेल्दी पर्सन लाइबिलिटी हो जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए. हेंस बोथ इंप्रूवमेंट इन द हेल्थ स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन हैज बीन द प्रायोरिटी ऑफ द कंट्री. तो ये प्रायोरिटी है कंट्री की, हेल्थ को स्टेटस को इंप्रूव करना. आवर नेशनल पॉलिसी 2 एम्ड एट इंप्रूविंग द एक्सेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर
फैमिली वेलफेयर एंड न्यूट्रिशनल सर्विस विद स्पेशल फोकस ऑन अंडर प्रिविलेज सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन। अंडर प्रिविलेज मतलब जिनके पास भाई साहब पैसा नहीं है, ठीक है, इनको कैसे हेल्थ में इंप्रूव करें। Over the last 5 decades, India has built up a vast health infrastructure and manpower in government as well as in private sector, ठीक है। आप देखो कि आज की तारीख में बच्चों का जो इनिशियल वैक्सीनेशन होता है वो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स बोलते हैं हम इनको, PHCs बोलते हैं, ये उनमें फ्री हैं। और हर एक डिस्ट्रिक्ट में, जैसे कामोटे में भी आपके 2-3 प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, PHCs हैं, जहाँ पे आप बाकायदा, क्योंकि भाई साहब ये खर्चा है, ठीक है, 2 साल तक बच्चों के टीकाकरण होते हैं जो काफ़ी महंगा है, ठीक है। अगर कोई फैमिली इसको अफोर्ड नहीं कर सकती है, आप आराम से जाकर प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में इस टीकाकरण का लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। जो बहुत सारे डिजीज़ है जिनका भाई साहब टीकाकरण होना बहुत ज़रूरी है, तो एक लिस्ट के हिसाब से इन सब टीकाकरण को आप जाकर वहाँ पे करवा सकते हैं। इट्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। आपने देखा रहेगा घर घर में आकर पोलियो की दवाई खिलाई जाती है, ठीक है। आपको हॉस्पिटल जाने की भी ज़रूरत नहीं है, घर पे आकर आपको पोलियो के डोजेज दिए जाएंगे, कहीं पे कैंप्स लगाए जाते हैं। तो ये हेल्थ केयर के इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे स्टेप्स लिए हुए हैं, ठीक है। ओवर द लास्ट 5 decades, इंडिया हैज़ बिल्ट अप अ वास्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैन पावर इन गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, ओन बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स और कंपनीज। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ओवर द ईयर्स, तो अगर आप देखोगे भाई साहब, ये आपके प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स होते हैं, ठीक है, PHCs, ठीक है, ये आपके प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स होते हैं। तो आप देखो कितना ही ये बढ़ गया है नंबर, ठीक है। दिस हैज बेसिकली इंक्रीज। डिस्पेंसरीज एंड हॉस्पिटल्स, इनका नंबर बढ़ा है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो नंबर ऑफ बेड्स हैं, ठीक है, वो भी भाई साहब बढ़े हैं, ठीक है। रजिस्टर्ड एलोपैथिक डॉक्टर्स, हर साल भाई साहब कितने एलोपैथिक डॉक्टर्स निकलते हैं? अप्रॉक्सीमेटली 33,000 पहले 2010 में। 2015 में हैं, ये कम हो गया है? नहीं गड़बड़ हुआ है भाई साहब। कैसे भाई साहब ये कम हो गया? ओके, मे बी समथिंग इज रॉन्ग हियर। ओके, नर्सिंग पर्सनल, ठीक है, 17। आपका देखो नर्सिंग पर्सनल भी बढ़ा है। तो PHC मतलब होता है आपका प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, CHC मतलब होता है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, ठीक है। सो दीज आर बेसिकली सेटअप इन डिस्ट्रिक्ट्स एंड विलेजेस इन ऑर्डर टू प्रमोट हेल्थ केयर, ठीक है। There are only 381 medical colleges in the country and 301 dental colleges, which is very less, ठीक है। Just 4 states like Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Karnataka and Maharashtra have maximum number of colleges, ठीक है। तो महाराष्ट्र में तो ऑब्वियसली आज की तारीख में इंडिया में सबसे ज़्यादा कॉलेजेस हैं, मेडिकल कॉलेजेस अप्रॉक्सीमेटली 30 से ज़्यादा हैं, ठीक है। और भी है पाइपलाइन में। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र हैव द मैक्सिमम नंबर। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, अभी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब क्या होता है? दीज मेजर्स हैव बीन अडॉप्टेड टू इंक्रीज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी टू ओवर 68.3 ईयर्स इन 2014। ओके, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब क्या होता है? 1000 बच्चे जो पैदा होते हैं उसमें पहले ही साल में कितने बच्चे मर जाते हैं, ठीक है। आउट ऑफ 1000 people or rather kids who are born in a particular year, in the first year how many of them die? कोई भी रीजन से, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इसको कम करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? उनके रेगुलर वैक्सीनेशंस कराने पड़ेंगे। जो पहले के किलर डिजीजेस हुआ करते थे, जैसे भाई साहब आपका हो गया कॉलेरा, ठीक है, कोई एपिडेमिक, इन सब चीज़ों से हम उनको बचाते हैं, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हैज़ कम डाउन फ्रॉम 147 इन 1951 to 37 in 2015। मतलब पहले 1000 बच्चों में 147 बच्चे मर जाते थे इन 1951, अभी 1000 बच्चों में 2015 में सिर्फ 37 बच्चे मर रहे हैं। सो दिस इज बिकॉज ऑफ एडवांस्ड मेडिकल केयर। आपके वैक्सीनेशंस के प्रोसीजर्स बहुत स्ट्रिक्ट हुए हैं, ठीक है। ओके, क्रूड बर्थ रेट्स हैव ड्रॉप्ड टू 20.8 एंड डेथ रेट्स टू 6.5 विद इन द सेम ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ठीक है। क्रूड बर्थ रेट्स मतलब भाई साहब जहां पे स्टिल बॉर्न बेबीज हैं, ठीक है, या बच्चा पैदा होते ही मृत पैदा हुआ है, ठीक है, इस तरीके के डेथ रेट्स भी कम हुए हैं। इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इंप्रूवमेंट इन चाइल्ड केयर आर यूजफुल इन असेसिंग द फ्यूचर प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब आप भाई साहब जो पहले जो चल रहा था 41 या 31 ईयर्स, वो बहुत ही कम था, इसको बढ़ाया गया है। कैसे? ड्यू टू एडवांस ट्रीटमेंट्स अवेलेबल। इंक्रीज इन लॉन्जिविटी ऑफ लाइफ इज अ मार्क्ड बाय सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है।
Reduction in infant mortality rate involves the protection of children from infection, ensuring nutrition along with mother and child care. ठीक है, तो अगर देखेंगे भाई साहब हेल्थ का क्या इंपॉर्टेंस है इकोनॉमी में, हेल्थ ऑफ द पॉपुलेशन इज अ सिग्निफिकेंट फैक्टर इन डिटरमिनिंग हेल्थ ऑफ एन इकोनॉमी इन जनरल. द गुड हेल्थ ऑफ अ पर्सन एनेबल्स हिम टू रियलाइज हिज फुल पोटेंशियल. जितना ज़्यादा आपका हेल्थ अच्छा होगा उतना ज़्यादा फुल पोटेंशियल में पब्लिक काम कर पाएगी. कन्वर्सली एन अनहेल्दी पर्सन बिकम्स अ लायबिलिटी फॉर द इकोनॉमी. तो जो भी अनहेल्दी होते हैं